तो आज के पॉडकास्ट से विल टॉक अबाउट मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल के पूरे मैच को एकदम डिटेल में एनालाइज करा जाएगा। आईपीएल की बात करें तो अभी द वीकेंड गॉन बाय उस पर 3-4 मैचेस हुए हैं, चाहे वो एलएसजी पंजाब का मैच हो, सीएसके और डीसी का मैच हो, एसआरएच और गुजरात टाइटंस का मैच हो, इन सबको भी डिटेल में एनालाइज करना है हमें। एंड फ्राइडे को आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच खेला गया था, उसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है, बट आई वांटेड टू ऐड 6 मोर पॉइंट्स, 6 थिंग्स दैट आई पर्सनली लर्न फ्रॉम दैट गेम। एंड ये 6 पॉइंट्स इन दोनों टीम्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे आगे जाते वक्त। प्लस केकेआर वर्सेस डीसी का जो मैच होने वाला है वेंसडे को, उसका प्रीव्यू भी करेंगे एकदम डिटेल में। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद फुटबॉल दिस टाइम। जल्दी से वो मैच डिस्कस करते हैं, देन विल मूव टू द आईपीएल। आर्सेनल वर्सेस सिटी, एक तो इतना लंबा ब्रेक हुआ है जो इंटरनेशनल ब्रेक अभी चल रहा था, कुछ इंजरीज भी हुई हैं, कुछ लोगों को कुछ रिकवर नहीं कर पाए। एंड नेचुरली अगर कोई इंजरीज ना भी हो, कोई भी क्लब टीम इतने टाइम बाद खेल रही हो तो थोड़ी सी रस्टी तो होती है यार। वो जो डिफरेंट पीसेस ऑफ द पजल्स होते हैं ना, उनको स्टिक टुगेदर करने में, रीऑर्गेनाइज करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। एंड अब ब्रेक के बाद खेल भी कैसे रहे हो, मतलब सिर्फ आर्सेनल जो है वो सीधा के सीधा सिटी से खेल रही है एंड वाइस वर्सा, 2 ऑफ द बिगेस्ट टीम्स अपार्ट फ्रॉम लिवरपूल इन द लीग। तो दोनों के लिए बहुत टफ गेम होने वाला था फॉर श्योर। एंड लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय सेइंग कि आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द गेम। मतलब एज अ न्यूट्रल आई वॉज थॉरली बोर्ड थ्रू आउट द गेम। मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि बढ़िया गेम देखने को मिलेगा, ऑन पेपर इतना बड़ा फिक्सचर है, बट सैडली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड वील गेट टू द डिटेल्स वाई मे बी दिस हैपेंड, स्टार्टिंग विद द लाइनअप्स वेरी क्विकली। ओर्टेगा खेल रहा था हमारे लिए बिटवीन द स्टिक्स फॉर मैन सिटी। अकांजी, डियाज, आके एंड ग्वार्डियोल हमारे 4 सेंटर बैक्स थे। रॉड्री एंड कोवाचिच डबल पिवट में खेल रहे थे। फ्रंट 3 जो थे हमारे वो फोर्डन, डे ब्रुयने और सिल्वा के थे। एंड अप टॉप ऑफ कोर्स फिर हालैंड आते हैं एज अ स्ट्राइकर। तो ये 4-2-3-1 का सेटअप था। ऑन पेपर ऐसा था, ऑन फील्ड कैसा था वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं आर्सेनल की बात करूं बड़ी जल्दी से, तो उनके भी बहुत अच्छे प्लेयर्स खेल रहे थे यार, चाहे वो हेजुस हो, साका हो, हैवर्ट्स हो, जॉर्जिनियो, ओडेगार्ड, राइस, सब खेल रहे थे। पीछे गैब्रियल, वाइट, अपना राया बिटवीन द स्टिक्स। तो ऐसा था कि भाई चाहे कुछ इंजरीज हो भी कुछ टीम्स में, बट दिस गेम शुड स्टिल हैव बीन अ बेल्टर। एंड आई वॉज पर्सनली होपिंग कि यार ब्रेकिंग द ट्रेंड ऑफ द रिसेंट फ्यू गेम्स जो कि आर्सेनल और सिटी के हमें देखने को मिले, जहाँ पे गेम थोड़ा केजी होता है, दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देती हैं। मुझे लगा था शायद वो ट्रेंड इस बार शायद ब्रेक होते हुए हमें दिखे थोड़ा सा, एंड मज़ा आए एक हाई स्कोरिंग गेम देखने में। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। तो कमिंग टू द फर्स्ट हाफ नाउ, ठीक है, सिटी का एज आई मेंशन्ड ऑन पेपर इट वाज अ 4-2-3-1, बट व्हेन दे वर आउट ऑफ पोजेशन, दैट इज व्हेन दिस फॉर्मेशन वाज एट प्ले। जब बॉल उनके पास आ रही थी ना, दे वर रिजॉर्टिंग टू देयर टिपिकल 3-2-4-1। एंड 3-2-4-1 पे फॉर्मेशन पे कौन कहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था देखने के लिए। हमने सीजन में नोटिस करा है कि ऐसे कोवाचिच जब भी डबल पिवट में होता है, यूजुअली ही इज़ द गाय जो कि थर्ड सेंटर बैक बनता है पीछे ड्रॉप इन करके। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर कोवाचिच, डियाज एंड आके, ये 3 हमारे सेंटर बैक्स थे। ग्वार्डियोल ऑन द लेफ्ट साइड, अकांजी ऑन द राइट साइड, ये एकदम आगे पुश कर रहे थे। डबल पिवट में आई वुड सी बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉपिंग इन अ लॉट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि रॉड्री के साथ पीछे से आके गेम बना रहा था। अप टॉप जो 4 लोग होते हैं, लेफ्ट साइड पे अपने ग्वार्डियोल, राइट साइड पे अकांजी, बीच में डे ब्रुयने एंड फोर्डन थे, एंड अप टॉप ऑफ कोर्स हालैंड थे वहाँ पर। आर्सेनल का सेटअप वाज रिलेटिवली वेरी सिंपल एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी नहीं वहाँ पे थैंकफुली, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। बट अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ गेम की, आई थिंक हैविंग द होम एडवांटेज प्लस नोन टू बी अ सुपीरियर टीम, with all due respect to Arsenal, we were all expecting City to dominate this one. And अगर हम लोग प्योर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हाँ, इन्होंने डोमिनेट करा है। बट जो पहले के 15-20 मिनट थे ना, वहाँ पे what was impressive for me personally was कि पोजेशन तो डोमिनेट कर ही रहे हैं, बट उसके पीछे का एक मेजर रीज़न क्या है, बिकॉज आर्सेनल इज़ नॉट अ पुश ओवर। कई बार होता है ना कि बॉटम टियर के जो टेबल का पार्ट होता है, उसमें कोई टीम्स ऐसी होती हैं जो कि उनको पता है कि यार हम लोग अंडरडॉग हैं, तो हम एटिहाड में जाएंगे तो हमें तो पूरा लो ब्लॉक खिलाना है, 11-11 बंदों को पीछे लेके रखना है, फिर काउंटर पे कोई चांस मिल गया सिटी के अगेंस्ट तो मारने चले जाएंगे। आर्सेनल काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेड दैट मेंटालिटी हियर, एंड वील गेट टू इट कि ऐसा क्यों था एग्जैक्टली, बट दे आर स्टिल अ मच बेटर साइड देन ऑल दीज अंडरडॉग टीम्स, राइट। तो आप एकदम हल्के में ले नहीं सकते थे इनको। व्हाट सिटी डिड ब्रिलियंटली वेल इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स वाज, कैसे लोग पोजीशन इतना मेंटेन कर पा रहे थे। ऑफ कोर्स दे वर ट्राइंग दैट ऑड रिस्की पास
ट्राइंग दैट ऑड रिस्की रन, उसका एक आउटकम क्या होता है कि उसके चलते आप बॉल लूज भी कर सकते हो. तो बॉल जब भी लूज हो रही थी ना आर्सेनल के हाफ में, आर्सेनल वुड ट्राई टू गेट फॉरवर्ड, बट जो प्रेसिंग थी सिटी की, दैट वाज जस्ट सो गुड. एंड ऐसा नहीं है कि प्रेसिंग के लिए यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट या फिर मतलब बहुत ज़्यादा भागे जा रहे हो अंधों की तरह, वो चीज़ देखने को नहीं मिली हमें. जिस पोजिशनल अवेयरनेस के चलते हुए इन लोगों ने प्रेसिंग करके दिखाई है कि मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव फॉर मी. एंड उसी के चलते हुए वी सॉ कि फर्स्ट हाफ में 72% पोजेशन था सिटी का. बट अगर हम लोग मेन चीज़ की बात करें, विच इज़ कि भाई गोल मारने के लिए आपको शॉट तो लेने पड़ेंगे, दैट वॉज द डाउनर पार्ट फॉर मी. दोनों टीम्स ने 4 शॉट लिए थे, सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट था. XG दोनों की अराउंड 0.5 कुछ की थी. इनफैक्ट इफ आई गेट मोर प्रिसाइज हेयर, हाँ 0.5 कुछ की दोनों की XG थी. मतलब दोनों को मिला दो तो भी वी वर ऑलमोस्ट एक्सपेक्टिंग जस्ट 1 गोल फ्रॉम द फर्स्ट हाफ, अगर दोनों टीम्स के आउटपुट को हम मिला दें तो. एंड दैट इज नॉट अ गुड साइड टू सी फ्रॉम 2 ग्रेट टीम्स इन द प्रीमियर लीग जिनका इतना हाइप हो रखी है फिक्सचर को लेके. अदर थिंग्स दैट आई शुड मेंशन हियर इज, अगर मैं आर्सेनल की बात करूँ अब टैक्टिकली, हेजोस और साका दोनों विंगर्स थे. वर दे जस्ट प्लेइंग टू डीप? ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी रहेगा ना, आप कमेंट करके बताना. बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट देयर एवरेज पोजिशंस इन द गेम, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ. एंड आप आई टेस्ट के बेसिस पे भी जाओगे ना, यू विल सी कि ये लोग अपने फुल बैक्स के साथ ऑलमोस्ट चिपक कर खेल रहे थे. एंड दिस रिप्रेजेंटेड अ वेरी की tactical play by Arsenal here. In my opinion, Arsenal seemed to be very happy to take away 1 point from this fixture. क्या ये मेंटालिटी हमें प्रमोट करनी चाहिए इन बिग क्लब्स, वो अब इट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. बट प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो आप सिटी को अवे गेम में खेल रहे हो उनके होम ग्राउंड में. सिटी जो कि अभी ट्रेबल जीतते आ रही है, अभी भी ट्रेबल जीत सकती है, एक वो खौफ वाला फैक्टर तो रहता ही है उनके साथ. तो वुड इट नॉट बी प्रैक्टिकल टू हैव अ लो ब्लॉक मोरिनो टाइप का, मोरिनो-एस्क परफॉर्मेंस दो एक? आई थिंक इट इज़ प्रैक्टिकल फॉर श्योर. बट देन अगेन, अगर आप भी एक बड़े क्लब हो तो वुड यू नॉट वांट टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट? ये एक बहुत ही एथिकल या फिर डिलेमा वाली चॉइस होती है कि मैं क्या करूँ इसमें. मैं बहुत ज़्यादा ओवरली प्रैक्टिकल हो जाऊँ या फिर थोड़ा एम्बिशन रखता हूँ एट द रिस्क ऑफ लूजिंग द गेम. आई थिंक आर्सेनल वेंट विद द सेफर ऑप्शन विच वॉज कि प्रैग्मेटिक रहते हैं, प्रैक्टिकली खेलेंगे, लो ब्लॉक बनाएंगे, हारना नहीं है ये पहला ऑब्जेक्टिव है. फिर इन द प्रोसेस जीत गए अगर तो दैट इज़ अ बोनस. बट आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू नॉट गो अवे विथ 0 points. कम से कम 1 पॉइंट तो लेके जाना ही जाना है. तो एक सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच लेके आर्सेनल खेल रही थी एज अपोज टू अ विन फर्स्ट अप्रोच. एंड मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ ऐसा देखना. मुझे लगता है कि चलो हार गया तो हार गया, लेकिन जीतने का वो होना चाहिए. बट आई गेट वाई आर्सेनल वुड प्ले लाइक दैट, तो आई डोंट जज आर्सेनल फॉर डूइंग दैट. अगर मैं पूरे फर्स्ट हाफ की बात करूं, देयर वाज जस्ट 1 ग्रेट चांस अक्रॉस बोथ द टीम्स, विच वाज जब आके का वो हेडर आता है फ्रॉम पॉइंट ब्लैक, एकदम कॉर्नर से एक शॉट लिया गया था. क्या वो आउटपुट वहाँ पे हम लोग बेटर होते हुए देख सकते थे? क्या आके कुड हैव हिट द बॉल इन अ मच बेटर वे? कुड ही हैव एडेड मोर प्रेशर टू द बॉल? आई थिंक शायद कर सकता था. और प्लस द प्लेसमेंट ऑफ द बॉल वॉज सच कि एकदम ही हाथों में आगे कीपर के, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक से यू लिटरली हैव द होल जो गोल कीपिंग एरिया होता है कि आप कहीं भी मार सकते हो प्लेस करके, बट उसने डायरेक्टली कीपर के हाथों में दे दी. तो आई थिंक अगर वो चांस कन्वर्ट हो जाता ना तो शायद गेम की पूरी ट्रैजेक्टरी ही बदल जाती. बिकॉज देन आर्सेनल वुड ऑल्सो हैव बीन फोर्स्ड टू कम आउट ऑफ देयर शेल एंड द गेम वुड हैव बीन मच मोर ओपन एंड देन मे बी वुड हैव सीन अ गोल फेस्ट, हु नोस. बट उस जो चांस था वो मिस होता है. उसके बाद शॉर्टली आफ्टर वी सी की अकांजी सब ऑफ हो जाते हैं, अकांजी करवा के, फॉर सम आई थिंक इंजरी रीजंस. अभी तक न्यू अपडेट आई नहीं है बाय द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, तो वी विल गेट टू नो कि क्या होता है उसके बाद. बट ओवरऑल द फर्स्ट हाफ वॉज वेरी बोरिंग यार, बहुत बोरिंग था. सिर्फ 2 शॉट ऑन टारगेट थे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मच बेटर पर्सनली. बट मूविंग टू द सेकंड हाफ, बिकॉज अब आप सोचते हो कि यार चलो अभी कुछ नहीं हुआ, सिटी नीडेड दिस विन मोर बिकॉज वो थर्ड पे है अभी, और घर पे खेल रहे तो कुछ तो भाई चांस बनना चाहिए. बट सेकेंड हाफ was, I would say, until the 60th minute at least, was even more boring, if anything else. Because हम देखते हैं जो 45th to 60th मिनट था, बेसिकली जब तक ग्रिलिश और डोकू सब इन नहीं हुए थे,
तब तक तो एग्जैक्ट सेम ट्रैजेक्टरी चल रही थी दोनों टीम्स की। सिटी जैसा खेल रही थी वैसी खेल रही थी, आर्सेनल अपना वही लो ब्लॉक बना के रखी हुई थी, अभी भी विद द सेम मेंटालिटी कि हमें हारना नहीं है गेम, जीत गए तो जीत गए। बट देन गॉर्डियोला रियलाइजेस कि भाई मेरे विंग्स पे वैसे भी गेम ज़्यादा बन नहीं रहा है, बिकॉज मैं बेसिकली 2 सेंटर बैक्स को पुश कर रहा हूँ आगे, एंड वो विंग्स पे कितना ही क्रिएटिव आउटपुट लगा के दे देंगे। सो ही क्रिएट्स एन अटैकिंग सब्सटीट्यूशन, इनफैक्ट अ कपल ऑफ देम, व्हेन ही ब्रिंग्स इन ग्रिलिश एंड डोकू, एंड डिफेंडर्स को सब आउट कर देता है। एंड देन वी सी ग्रिलिश लेफ्ट विंग पे एंड डोकू ऑन द राइट विंग, एंड तब जो है ना गेम बदलना शुरू होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लेट मी जस्ट से, आई थिंक उस मूव के बाद से इट वॉज सिटी ऑल ओवर आर्सेनल भाई। मुझे पता है सिटी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है यहाँ पे, एंड मिलना भी चाहिए। आई गेट वाई, बिकॉज आप घर पे खेल रहे हो, आपका टॉप 5 टीम्स के अगेंस्ट इस साल रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है इस साल, मतलब इस सीजन में। बट अगर हम लोग जस्ट एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचें तो आर्सेनल ने जिस टाइप की डिफेंडिंग करी है, पहली बात तो अ लॉट ऑफ क्रेडिट शुड बी गिवन टू आर्सेनल फॉर द वे दे हैव बीन सो रेजोल्यूट इन देयर डिफेंस। उस डिफेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए शायद आपको परफेक्शन ही चाहिए, मतलब या तो आपके पास बहुत अच्छा लक हो कि एक सिंगल मिस्टेक 90 मिनट्स में से 2 सेकंड की एक मिस्टेक हो गई और उस पर गोल आ गया। ऐसा कई बार हमने होते हुए देखा है। वो उतना मौका भी आर्सेनल ने नहीं दिया। दैट्स हाउ गुड दे वर डिफेंसिवली। तो फिर तो यू हैव टू बी परफेक्ट, दैट परफेक्ट वन टच प्ले, दैट परफेक्ट टिकी टाका, दैट परफेक्ट क्रॉस, समथिंग लाइक दैट टू ब्रेक डाउन द डिफेंस, एंड सिटी वर क्लियरली नॉट दैट गुड। बट वुड वी से कि सिटी वर बैड इन दिस गेम? एब्सोल्युटली बैड। मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाएगा, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली बाय द एंड ऑफ द गेम ऑल्सो 70-80% पोजीशन तो उन्हीं के पास था। दे वर द वंस दैट वर ट्राइंग टू अटैक। शॉट्स टेकन की अगर मैं बात करूं, दे हैड 12 शॉट्स थ्रू आउट द गेम। टारगेट पे की था, बट अपोजिट टू आर्सेनल जिन्होंने सिर्फ 6 शॉट्स लिए। तो डबल द अटैकिंग आउटपुट फॉर सिटी, ऑलमोस्ट 1 की XG भी बन गई थी उनकी। तो यू कुड आर्ग्यू कि सिटी इन फैक्ट इंजेक्टेड मोर लाइफ टू द गेम, बट हाँ दे कुड नॉट स्कोर। इनफैक्ट 2021 के बाद ये पहली बार हो रहा है प्रीमियर लीग में कि उन्होंने एटिहाड में एक भी गोल नहीं मारा किसी गेम में। हमेशा स्कोर तो करते ही करते हैं। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है हालैंड के ऊपर। हालैंड को भी बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा, आई नो, कि यार जब ज़रूरत होती है तो सिर्फ आप इस बात पे रिलाई नहीं कर सकते कि मैं तो गोल मार दूंगा, मैं टचेस चाहे सिर्फ गेम में सिर्फ 10-15 ही हों, बट मेरा काम से गोल मारना है। यू शुड बी मोर इन्वॉल्व एज अ स्ट्राइकर। आई गेट द क्रिटिसिज्म, एंड मैंने खुद भी ये चीज़ कई बार नोटिस करी एंड कॉल आउट भी करी है काफ़ी पिछले पॉडकास्ट में। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, प्लस अ सेंटर फॉरवर्ड एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट टू एक्सपेक्ट इज जस्ट गोल्स। अब वो लिंकअप प्ले कर रहा है, ड्रॉप डाउन कर रहा है, क्या कहते हैं, क्रिएट कर रहा है चांसेस, गोइंग फॉरवर्ड, थ्रू बॉल्स निकाल रहा है, वो सब यार सेंटर फॉरवर्ड की वो सेकेंडरी ड्यूटीज़ है। प्राइमरी ड्यूटी है स्कोर करना, एंड फॉर हिम टू स्कोर ही हैज़ टू बी सर्व्ड द राइट वे। तो क्या वो राइट वे में उसको बॉल सर्व करी गई है? आई थिंक उसमें सिटी के बाकी प्लेयर्स का भी हाथ आता है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूँ, आई थिंक फोर्डन, जिसको आई थिंक ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ सिटी इन दिस सीजन, हैंड्स डाउन। उसका गेम अच्छा नहीं गया, डे ब्रुयने का गेम कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं गया आज। तो अगर ये आपके मेन क्रिएटर्स जो हैं वही, उनका गेम ही इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हालैंड जो है पीछे के खुद के लिए चांस क्रिएट करे फिर आके ख़त्म भी करे उसको? तो कई सारे क्रिटिसिज्म्स के वैलिड भी हैं, बट मेरा पॉइंट वही है कि यार उसकी प्राइमरी जॉब जो है ना, जिसकी वजह से अगर वो गोल मार देगा तो बाकी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ ही स्कोरिंग देन दैट इज़ व्हाट दे पेड द मनी फॉर। उसके लिए अगर उसको सर्विस ही नहीं मिल रही तो फिर आपका दिमाग घूम के जाता है कि अच्छा ये तो बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें भी नहीं कर रहा था। वो डिस्कशन ही तब आता है, अगर उसने 2 गोल मार दिए होते तो फिर यहाँ तक डिस्कशन ही नहीं आता। तो आई थिंक फॉर दैट प्राइमरी जॉब टू बी एग्जीक्यूटेड ही हैज़ टू बी सर्व्ड मच बेटर, विच वॉज क्लियरली लैकिंग फ्रॉम द मिडफील्ड ऑफ मैनचेस्टर सिटी। एंड ग्रिलिश एंड डोकू जब आए थे उसके बाद तो आई सॉ स्टिल अ लॉट ऑफ अटैकिंग प्रोग्रेस फ्रॉम सिटी, विच इज़ वाई उन्होंने 12 शॉट्स लिए एंड में आकर। But it was still not good enough to break down Arsenal's defense, which is why I genuinely believe this कि Arsenal, of course, maybe शायद ये publicly बोल नहीं सकती because they have to act like a big club, but they would be very happy to take away 1 point from this fixture. Any other point that I would want to make is that City अब जो है it is officially now 3 points behind Liverpool, which is worth a 1 whole game. 3 points एक पूरा गेम जीतने से आते हैं, तो पूरे एक गेम का गैप हो चुका है सिटी और लिवरपूल के बीच में। क्या सिटी यहाँ से प्रीमियर लीग का टाइटल जीत सकती है? आई एम स्टिल पर्सनली बैकिंग सिटी टू गो ऑल द वे पर्सनली, बिकॉज आई थिंक द अपकमिंग फिक्सचर्स आर ऑल्सो मे बी रिलेटिवली ईजियर, एंड
लिवरपूल का मतलब आई डोंट हैव एनी लॉजिकल रीजन टू से कि ये लोग नहीं जीतेंगे. इट्स जस्ट दैट आई हैव मे बी अ गट फीलिंग ऑफ सॉर्ट्स कि शायद सिटी एंड में आके पुल ऑफ कर जाए. बट फॉर श्योर एक मैं क्वेश्चन इस सेगमेंट के लिए छोड़ के जाऊंगा फॉर यू टू आंसर. आई वॉन्ट योर ओपिनियंस ऑन द कॉमेंट्स. पहली बात तो डू यू थिंक दे कैन विन द प्रीमियर लीग? अगर आप कहते हो नहीं तो भी मैं मतलब आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाई यू वुड से दैट. द ग्रेटर क्वेश्चन फॉर मी इज बाय दिस टाइम यूजुअली इन एवरी सीजन सिटी जो है वो थोड़ी सी फ्लॉलेस टाइप की हो जाती है कि भाई अब डिफेंस भी तगड़ा हो गया, अटैक भी तगड़ा हो गया, मिडफील्ड भी तगड़ी हो गई है. इस सीजन में हम लोग देख रहे हैं कि वो फ्लॉज अभी भी एमिनेंट हैं. तो क्या ये एंड प्लस गिवन द फैक्ट कि इनका टॉप 5 क्लब्स के अगेंस्ट इन द प्रीमियर लीग रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्या ये चीज़ हमें चैंपियंस लीग में हर्ट होते हुए दिख सकती है? वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है. बिकॉज आई क्वाइट फ्रैंकली डोंट रियली केयर कि वो प्रीमियर लीग जीतते कि नहीं. आई एम अ बार्सिलोना फैन. बट यूसीएल में क्या होता है वो मुझे देखने में बहुत मजा आता है. एंड गिवन द फैक्ट कि ये लोग रियल मैड्रिड से खेलेंगे, क्या देयर इनएबिलिटी टू ब्रेक डाउन बिग टीम्स एंड बीट देम दिस सीजन प्लस द फैक्ट दैट दे हैव नॉट कम टू देयर नेचुरल सेल्फ बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द सीजन, क्या ये दो फैक्टर्स हॉन्ट कर सकते हैं सिटी को एंड विल इंश्योर कि वो इस साल का यूसीएल ना जीते? इफ यू थिंक सो या फिर इफ यू थिंक द अदरवाइज वो भी कमेंट करके बताना. आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस. Now let's move to IPL. And यहाँ पे I will start with the expectedly crazy game but बहुत ही एक डर सा था which is KKR versus RCB. By the way, इसकी मैंने एक detailed analysis already कर चुकी है Saturday को on our second channel Bro Sports Clips, जहाँ पे हम लोग इन्हीं podcast की छोटी छोटी clips डालते हैं. If you want to check out that video, मैं अभी ऊपर आपको cards में दिखा दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको. तो उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी कर दो एंड वो वीडियो भी देखना. टैक्टिकली टेक्निकली पूरी मैच की एनालिसिस उसमें हो चुकी है. 15-20 मिनट की वीडियो थी. इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में, इस सेगमेंट में मेरा पर्टिकुलरली पर्पस क्या है कि मुझे 5-6 ऐसे टॉक पॉइंट्स निकालने थे दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन मोर डिटेल. मैंने जानबूझ के वो उस वीडियो में नहीं करते डिस्कस बिकॉज आई थिंक दीज टॉक पॉइंट्स डिजर्व अ सेपरेट वीडियो. एंड 3 पॉइंट्स यहाँ पे आरसीबी के लिए होंगे, 3 पॉइंट्स केकेआर के लिए होंगे. एंड जो 3 पॉइंट्स आरसीबी के हैं उसमें केकेआर का भी बहुत बड़ा डिस्कशन होगा एंड जो 3 पॉइंट्स केकेआर के हैं उसमें आरसीबी का भी बहुत बड़ा डिस्कशन होगा. एंड ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं दोनों टीम्स के जो कि दीज आर बेसिकली द थिंग्स दैट आई लर्नड अबाउट दोज टीम्स. एंड ये 3 पॉइंट्स आगे जाके इनके सीजन को बहुत अच्छी या बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं. तो इन 3 पॉइंट्स का पर्सपेक्टिव जो है वो पूरे सीजन को लेके होने वाला है, नॉट जस्ट फ्रॉम दिस गेम. ये पॉइंट्स निकल के आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच से आए हैं बट इन दोनों टीम्स को अफेक्ट लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बॉम्बशेल इटसेल्फ. द पहला पॉइंट क्या? द फर्स्ट पॉइंट इज विराट कोहलीज स्लो स्ट्राइक रेट. इज ही नॉट गुड इनफ फॉर T20s? ये पॉइंट मैंने इतना ज़्यादा क्या कहते हैं ब्रेक डाउन करते हुए देखा ना मैंने, फैन बेसिस को डिवाइड करते हुए देखा इस ओपिनियन को पर्टिकुलरली, कि कई लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स भी ऐसे बोल रहे हैं. यार एक्स क्रिकेटर्स को डिवाइड कर दिया इस ओपिनियन ने. सुनील गावस्कर ऐसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि, या एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स बोल रहे हैं कि यार वो अकेला बंदा खेल रहा है, साथ में कोई टिकने को तैयार नहीं है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक तो वो रन मार रहा है, ऑरेंज कैप भी ले रखे बैठा हुआ है, फिर भी तुम कह रहे हो ही इज नॉट गुड इनफ. तो आर यू नॉट बीइंग अ बिट टू अनग्रेटफुल एंड अ बिट टू इलॉजिकल इन सेइंग दैट विराट कोहली की स्ट्राइक रेट कम है? बिकॉज तुमने कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा क्या मैच का? एंड वैलिड पॉइंट है. बट जो दूसरे लोगों का ओपिनियन है, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जरा एक बार स्टैट्स उठा के देखो एंड जरा लेट्स ट्राई टू टेक्निकली एनालाइज दिस. विराट कोहली ने 59-60 कुछ बॉल्स खेली थी, उस पर 83 नॉट आउट था वो, विच मीन्स आधा जो गेम था, 20 ओवर का मैच होता है, 10 ओवर में 60 बॉल्स होती है, मतलब उसने ऑलमोस्ट आधी इनिंग खेली है एंड उसमें 83 रन मारे. अगर विराट कोहली के पेस से जिस स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहा था पूरी की पूरी आरसीबी की टीम खेलती तो 20 ओवर में कितने रन होते हैं? 166. अल्टीमेटली आरसीबी के रन कितने हुए केकेआर वाले मैच में? 182. तो मतलब बाकी पूरी टीम ने ऑलमोस्ट 100 रन मारे अपने जो 10 ओवर खेले उसमें, विच इज 10 रन पर ओवर की स्ट्राइक रेट की इकोनॉमी. तो आप उसको कंपेयर करो कि पूरी टीम किस रन रेट पे खेल रही है और फिर आप विराट कोहली को कंपेयर करो तो बाकी टीम तो बहुत बेटर खेल रही थी इन अ मच बेटर स्ट्राइक रेट. एंड सो दिस क्लियरली शोज कि विराट कोहली ने ही शायद कहीं ना कहीं जहाँ पे वो 200 का टारगेट होना चाहिए था वो सिर्फ 180 तक रिस्ट्रिक्ट करवा दिया. एंड विच इज वाई केकेआर वन सो इजीली. क्या इस पॉइंट में भी वैलिडिटी नहीं है? आई थिंक ये पॉइंट भी वैलिड है. एंड मेरे हिसाब से
अगर कोई भी बंदा आपको ये बोलता है कि इसका एक ब्लैक एंड वाइट आंसर है, कि कोई एक ही जो आंसर है वो सही है, तो आई थिंक वो शायद उसे खुद अच्छे से रिसर्च नहीं करी, या फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बिकॉज आई थिंक बोथ द साइड्स हैव जेन्युइन पॉइंट्स है, एंड दोनों साइड्स के लिए कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। पहली बात तो क्या विराट कोहली वर्ल्ड कप के लिए सूटेड नहीं है जिस तरीके से उन्होंने ये इनिंग्स खेली है? इसको तो बस करने का स्मिथ को बहुत ईजी तरीका है। अभी केके वाले मैच की आप बातें कर रहे हो, इससे जस्ट पहले वाले मैच की बात कर लो जब पंजाब से हुआ था, तो उसमें एग्जैक्टली उल्टा सीन था, जहां पे जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा था, आई थिंक कुछ 70 कुछ रन बनाए थे उसने। उस टाइम पे विराट कोहली की स्ट्राइक रेट कुछ 150 कुछ की थी। द टाइम थ्रू आउट द टाइम व्हेन विराट कोहली वाज ऑन द क्रीज, द अदर टीम, द रेस्ट ऑफ द टीम, दे कलेक्टिवली स्कोर्ड सम 45 रन इन 57 बॉल्स। बाकी पूरी टीम की कलेक्टिव स्ट्राइक रेट 100 से भी कम थी। तो जो आप केकेआर वाले मैच के लिए कह रहे हो कि विराट कोहली की स्ट्राइक रेट बाकी की पूरी टीम से कम थी, पंजाब वाले मैच में एकदम उल्टा था और डिफरेंस ज़्यादा बड़ा था। तो तब तो किसी ने नहीं बोली ये चीज़, तो अब क्यों बोल रहे हो? तो बेसिकली क्या विराट कोहली ऐसा नहीं कर सकते कि वो बाकी की पूरी टीम की स्ट्राइक रेट से बेटर खेल के दिखाएं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, पिछले मैच में करके आ रहे थे। तो सिर्फ एक मैच को ऐसा डेटाबेस क्रिएट करके बनाना एंड बोलना कि विराट कोहली क्योंकि इस मैच में ऐसा खेला है तो फिर वर्ल्ड कप के लिए वर्दी नहीं है, आई थिंक वो आर्ग्यूमेंट तो वहीं पे कट ऑफ हो जाती है। बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली जस्ट एक पहले मैच में उसने प्रूव करके दिखाया है। बट जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है विच इज कि मे बी विराट कोहली इज एक्चुअली नॉट गुड इनफ फॉर द वर्ल्ड कप इन द मॉडर्न T20 गेम, वो आर्ग्यूमेंट का भी एक जो प्रो है वो ये है कि यार देखो, जो लोग ये बोल रहे हैं चीज़, वो ऑफकोर्स सिर्फ एक मैच को बोलते हो तो शायद नहीं आ रहे। They have seen a pattern where Virat Kohli is of course not a player of the ranks of somebody like, जैसे आजकल क्लासन बहुत चल रहा है पावर हिटिंग में, आंद्रे रसल बहुत चल रहा है, इवन रोहित शर्मा एज एन ओपनर। तो ऑफ कोर्स ही इज नॉट इन दैट कैटेगरी ऑफ पावर हिटर्स, उसका खेलने का तरीका ही अलग है। एंड सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई वैलिड तो इनका आर्ग्यूमेंट भी है और वैलिड तो पहले लोगों का भी था जो कि सुनील गावस्कर बोल रहे थे। तो ऑल इन ऑल क्या भाई हमें क्या वर्ल्ड कप में नहीं खिलाना चाहिए? एंड दिस इज वेयर a more nuanced opinion should rise up, which is कि यार he has to play the World Cup for different reasons. आप जो कह रहे हो ना कि विराट कोहली मॉडर्न T20 गेम के लिए शायद सूटेड नहीं है, मे बी इट इज ट्रू टू अ सर्टन एक्सटेंट, इन द सेंस कि मैं तो खुद भी मानता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड आज से 5 साल बाद T20 फॉर्मेट्स का टेम्पलेट क्या हुआ करेगा, टू बी फुल ऑफ ऑलराउंडर्स। और ये तो मैं हर जगह बोलते हुआ आ रहा हूँ, IPL में भी बोलता हुआ आ रहा हूँ, हर टीम के लिए कि भाई 11 प्लेयर्स की टीम होती है, उसमें से 8-9 आपके पास बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए, 8-9 आपके पास बैटिंग ऑप्शन होने चाहिए, डेप्थ चाहिए। उसका एक मेन रीज़न क्या है? अगर आपको पता है कि मेरे 11 में से 9 लोग बैटिंग कर सकते हैं, तो मुझे एक एंकर की ज़रूरत नहीं है अप टॉप टू स्टीयर द इनिंग्स, बिकॉज एवरीबडी कैन देन बी स्ट्रेस फ्री एंड गो ऑल आउट फ्रॉम द गेट गो। कि पहली बॉल से पिटाई करने का सोच सकते हैं, एग्रेसिव खेल सकते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हम आउट हो भी गए तो पीछे बहुत बैटिंग पड़ी हुई है यार, मुझे पूरे 20 ओवर खेलने की ज़रूरत नहीं है। उसका क्या मतलब होगा कि भाई हर बंदा स्टार्टिंग से एग्रेसिवली खेलेगा एंड ओवरऑल एक हायर टोटल बनेगा टीम का। बट क्या इंडिया की जो टीम है वो अभी इस लेवल पे है? द ऑनेस्ट आंसर इज एब्सोल्युटली नो। बिकॉज अगर आप अभी भी देख लो जो प्रोबेबल लाइनअप सब बना के दे रहे हैं आपको T20 वर्ल्ड कप के लिए, नंबर 7 या नंबर 8 के बाद कोई बैटिंग है नहीं उसमें। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारे के सारे प्लेयर्स जो ऊपर के बैट्समैन हैं वो एकदम ऑल आउट होके, एकदम रिस्क फ्री, केयर फ्री होके खेल सकते हैं? सबने बहुत क्रिटिसाइज किया था रोहित शर्मा को इन दी ODI वर्ल्ड कप कि आप शार्दुल ठाकुर के साथ नंबर 8 पे क्यों स्टिक कर रहे हो। द रीजन वाई आई बैक्ड रोहित शर्मा ऑन दैट वाज, आप पिछले के पॉडकास्ट हमारे देख सकते हो कि भाई उसका लॉजिक आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि रोहित शर्मा ने जिस टेम्पलेट से खेला है पूरा वर्ल्ड कप, उसका सक्सेसफुल होने के लिए नेसेसरी था कि कम से कम नंबर 8 तक तो बैटिंग मिले, मुझे डेप्थ मिले, वरना फिर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि मैं टिक टिक करके खेलूँ। बट मुझे वो टेम्पलेट चेंज करना है तो उसके लिए डेप्थ होनी ज़रूरी है, एंड T20 में तो वो और ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई थिंक जब हमारे पास वो लग्जरी नहीं है उतनी डेप्थ की, तो हमें विराट कोहली को खिलाना ही चाहिए, एंड वहाँ पे वो डिस्कशन बंद हो जाता है। बिकॉज अगर सारी पावर हिटर्स हमने ले लिए जो कि अग्रेसिवली जाने वाले हैं, और अगर वो आउट हो गए तो फिर जो मिडिल ऑर्डर होगा उसके ऊपर प्रेशर आएगा टू प्ले आउट ऑफ देयर नेचर एंड प्ले डिफेंसिवली, जो कि उनका नेचुरल गेम है ही नहीं। तो आई थिंक विराट कोहली को क्वेश्चन करना कि वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए, देन अगेन दैट्स नॉट रियली द राइट डायरेक्शन इन विच आवर फैन बेस शुड बी गोइंग। बिकॉज अगर आप नहीं खेलो तो आपके पास सोल्यूशन क्या है?
आई डोंट थिंक वी हैव एन एप्ट सोल्यूशन. ये डिस्कशन होना वैलिड तब है जब हमारे पास एक बैकअप में बहुत अच्छा सोल्यूशन पड़ा हुआ है, विच इज़ अ ग्रेट बैटिंग डेप्थ. वो नहीं है क्वाइट फ्रैंकली. हमारे फास्ट बॉलर्स बैटिंग नहीं करते भाई, क्या करें. तो बात तो वहीं पे खत्म हो जाती है. सेकेंड पॉइंट इज मूविंग वेरी क्विकली, विच इज कि आरसीबी के जो बॉलर्स हैं, दे आर द वंस दैट हु आर गोइंग टू रूइन दिस सीजन फॉर आरसीबी. एंड इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है, बट लेट मी जस्ट पुट आउट इन अ मोर लॉजिकल वे इन द सेंस कि हाँ, आरसीबी के बॉलर्स के पास शायद वो डेप्थ नहीं है, शायद वो क्वालिटी नहीं है, बट जो क्वालिटी ऑप्शन है उनको खिलाने की हिम्मत भी तो नहीं है मैनेजमेंट के पास. रीस टॉपली को क्यों नहीं खिलाया जा रहा ओवर अल्जारी जोसेफ? बिकॉज अल्जारी जोसेफ पे इतने पैसे खर्च करे गए हैं तो खिलाना तो पड़ेगा ही. बट इज ही वर्थ इट? जस्ट ऑन शेयर स्किल्स, just on sheer ability, is Alzarri Joseph right now a better bowler than Reece Topley? I think of course no. यश दयाल को लोग बहुत हाइप कर रहे थे, बट देन अगेन भाई वो नारायण ने एक्सपोज कर दिया पूरा. नॉट टू से कि ही विल नॉट हैव अ गुड आईपीएल बाय द वे, बट पॉइंट वही है कि अगर आप नारायण जैसे लोगों से पिटाई खा रहे हो पावर प्ले में, देन यार यू आर मिसिंग अ ट्रिक मेजरली. मोहम्मद सिराज, who is supposed to be the main bowler of the team, the leader of the attack now. It's been quite a while जब से वो IPL खेलते हुए आ रहे हैं. अब उन्हें लीडरशिप रोल इम्बाइब करना पड़ेगा. वो खुद T20 के फॉर्मेट में अच्छा नहीं चल रहे. स्पिनर्स के नाम पे कर्ण शर्मा खेलते नहीं है. मयंक डागा कभी खेलते हो 2 डलवाए जाते हैं उनसे सिर्फ. बाकी आपके स्पिनर कौन है? मैक्सवेल है. तो ऐसे में क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इज इट इवन फेयर टू एक्सपेक्ट कि आरसीबी क्वालिफाई भी करेगी? बिकॉज अगर आप चिन्नास्वामी में 7 मैचेस खेलने वाले हो और अगर आप टॉस नहीं जीतते हो तो तब मेरे ख्याल से मान के चलो कि दूसरी टीम का 80% चांस है जीतने का यार, क्योंकि इनकी बॉलिंग तो कोई भी टारगेट चेस करवा देगी भाई. तो ये कैसे इस चीज से कोप करने वाले हैं? क्योंकि ये बात सिर्फ केकेआर वाले मैच के लिए नहीं है. अभी इसके बाद 5 होम गेम्स इनके और बचे हुए हैं. उसमें से ये लोग कितने होम गेम्स जीतेंगे अल्टीमेटली? बिकॉज अगर आप होम गेम्स नहीं जीत रहे हो फिर आपके ऊपर प्रेशर आएगा टू गो अवे एंड win those games. And we have seen this as a pattern, as an observation कि जो टीम प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई करती है यूजुअली वो घर के जो 7 मैचेस होते हैं ना उसमें कम से कम 5 मैच तो आराम से जीती जाती है, so that they have a comfortable margin to be able to lose the other games playing away from home. वहाँ पे वो प्रेशर नहीं होता. तो आरसीबी के लिए यार इनका घर जो है ना वही इनका बड़ा क्रिप्टोनाइट है. And I don't know how they would face this situation. But the third point for RCB is कि क्या दिनेश कार्तिक को कैप्टन होना चाहिए उनका? काफ़ी लोग कॉल आउट कर रहे हैं कि फैफ डू प्लेसी की जो कप्तानी है वो अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, एंड 2-3 मैचेस हो गए, शायद दिनेश कार्तिक को कैप्टन बना देना चाहिए. आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस. केकेआर के फैंस जो अग्री करेंगे इससे. केकेआर को भी दिनेश कार्तिक ने कैप्टन कर रखा है, कोई बहुत खास कप्तानी थी नहीं. सेकेंड पॉइंट, आप सिर्फ 2-3 मैचेस के बेसिस पे कह रहे हो कि फैफ डू प्लेसी को कप्तानी से ही हटा दो इन अ टूर्नामेंट जहाँ पे 14 मैचेस होने वाले हैं. आई थिंक इट इज़ वेरी लॉजिकल फर्स्टली. सेकेंड पॉइंट इज कि यार फैफ डू प्लेसी को कप्तानी से हटा भी दिया, दिनेश कार्तिक को बना भी दिया, तो भी रिसोर्सेज तो सेम ही रहेंगे ना. बॉलर्स बेटर थोड़ी हो जाएंगे. बॉलर्स तो फिर भी अल्जारी जोसेफ ही है, यश दयाल ही है, कोई नया बॉलर थोड़ी आ जाएगा टीम पे. तो आप कितना ही इफेक्टिवली और यूटिलाइज कर लोगे इन बॉलर्स को, कितना ही और एक्सट्रैक्ट कर पाओगे एफर्ट. दिनेश कार्तिक इज नॉट अ धोनी कि वो कप्तानी में इतना कुछ कर दे कि मीडियोकर बंदे को भी टॉप क्लास बना दे. तो आई डोंट सी एनी लॉजिक इन सेइंग कि फैफ डू प्लेसी को भाई कप्तानी से हटा दो बिकॉज टैक्टिकली मुझे पसंद नहीं आया, एंड दिनेश कार्तिक को ले आओ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 3 गेम्स. एंड आई डोंट थिंक ऐसा चेंज एक अच्छा चेंज माना भी जाएगा. इनफैक्ट और गालियाँ ही पड़ेंगी आरसीबी के मैनेजमेंट को, बिकॉज अल्टीमेटली इफ दे डोंट क्वालिफाई तो सब इसी बात को कॉल आउट करेंगे कि मिड सीजन चेंज क्यों कर दिया कैप्टन, और जो है डिस्क्रिपेंसी हो गई, और जो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो गई ड्रेसिंग रूम के अंदर. बट ठीक है, ये तो आरसीबी के प्रॉब्लम्स है विच आई थिंक देयर इज नो सोल्यूशन टू इट राइट नाउ. वो भगवान के भरोसे ही काफ़ी हद तक. अगर हम लोग केकेआर की बात करें, थोड़े पॉजिटिव्स हैं यहाँ पे जो कि डिस्कस करना चाहता हूँ मैं. पहली बात तो शुड नारायण बी अ परमानेंट ओपनर, एंड ये एक डिस्कशन है जो कि काफ़ी लोग इस पर अग्री करेंगे डिसएग्री करेंगे, स्पेशली आफ्टर द चिन्नास्वामी परफॉर्मेंस. मैंने जब भी आईपीएल की एनालिसिस शुरू करी थी, स्पेशली जब केकेआर के लिए करा था, मेरा ओपिनियन ये था कि नहीं होना चाहिए उसको ओपनर, बिकॉज ही इज़ नो लॉन्गर द क्वालिटी दैट वॉज नीडेड. आई थिंक गौतम गंभीर के इस पर्सपेक्टिव से है, ये मैंने पहले वाले मैच में ब्रेकडाउन भी करा था कि नारायण इज बेसिकली, इट इज़ राइट, ही इज़ नॉट क्वालिटी इनफ टू बी अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, बट ही इज़ इवन वर्स व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एट नंबर 8, एंड वहाँ पर तो उससे बिल्कुल भी रन नहीं बन सकते मोस्ट लाइकली.
तो मे बी यूज हिम एज अ पिंच हिटर अप टॉप, जिसकी वजह से हमारी बैटिंग ऑर्डर जो है वो एक एक पोजीशन नीचे जाती जाएगी एंड हमारी डेप्थ और बढ़ते जाएगी. एंड दैट इज ऑल्सो व्यू पॉइंट दैट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम गौतम गंभीर. बट लेट मी जस्ट से, let's not get carried away with the performance that he pulled out on Chinnaswamy, because historically उसका रिकॉर्ड अगेंस्ट RCB, स्पेशली ऑन द Chinnaswamy, अगर हम देखें तो उसका कभी ऐसा कुछ रिकॉर्ड है कि 30-35 रन से कम उसने कभी मारी ही नहीं है KKR के लिए when he plays at the Chinnaswamy, एंड 3-4 50 मार चुका है. तो दिस इज लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन प्लेइंग एट द Chinnaswamy. इतना अच्छा रिकॉर्ड है उसका. बट ओवरऑल अगर हम उसके IPL करियर की बैटिंग एवरेज डिस्कस करें तो वो सिर्फ 13 की है. तो बहुत डुअल साइडेड नेचर है इस आर्ग्यूमेंट का कि Chinnaswamy में परफॉर्म करता है बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ हिज फोर्ट्रेस एज अ बैट्समैन. बट Chinnaswamy में सिर्फ एक ही मैच खेलना है पूरे सीजन में, बाकी 13 मैचेस कहीं और होंगे. तो क्या वहाँ पे वो निकल के आ पाएगा, वो क्वेश्चन है. दी अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज कि नारायण जैसा पिंच हिटर जो है हमारी टीम में, उससे हम कौन सा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वो हर मैच में परफॉर्म करेगा. 2-3 मैचेस में करके ऐसे गेम जिता दे वन साइडेड, तो दैट इज मोर देन वी बार्गेन फॉर. एंड वो आर्ग्यूमेंट भी आई अंडरस्टैंड अगर ऐसा लोग सोचते हैं तो. इन माई ओपिनियन, एज लॉन्ग एज द अदर गाइज आर कंफर्टेबल विद द पोजिशंस दैट दे आर प्लेइंग इन, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. मेरा मेन जो कंसर्न था वो ये था कि बाकी सारे बैट्समैन जो हैं वो अपनी प्रेफर्ड पोजीशन से एक एक नंबर नीचे हो जाएंगे, तो कहीं उनको इशू ना हो. अगर वो लोग कंफर्टेबल हैं देन तो फॉर श्योर कंटिन्यू विद नारायण, आई डोंट हैव एनी इशू. बट अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक सेकेंड, हम नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं, विच इज क्या हमें अनुकूल रॉय को एक परमानेंट स्टार्टर बनाना चाहिए इन प्लेस ऑफ समबडी बिटवीन सुयश एंड वरुण चक्रवर्ती राइट नाउ. एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बिकॉज अनुकूल रॉय ने जितना भी बॉलिंग करके हमें दिखाया लास्ट सीजन भी इस सीजन भी बहुत प्रॉमिसिंग लगा मुझे पर्सनली. प्लस ही इज़ ऑल्सो अ बैट्समैन जो कि वरुण या फिर सुयश शर्मा नहीं है, तो हमारी डेप्थ को वो और बेटर कर देता है. Plus, given the form of Varun Chakraborty recently, maybe it is wiser to play Anukul also. तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि अनुकूल रॉय के फेवर में जा रहे हैं. एंड आई थिंक अभी हम लोग बात करेंगे इसी पॉडकास्ट में, आगे अभी सेगमेंट आएगा जब KKR और DC का मैच को प्रिव्यू करेंगे हम लोग. आई थिंक पर्सनली देयर विल बी अ बिग टेम्पटेशन टू हैव अनुकूल रॉय स्टार्टिंग. अगर नीतीश राणा नहीं खेल रहे तब तो वैसे भी स्टार्ट करेंगे, बट इफ ही कंटिन्यूज विद द फॉर्म, to start him over someone like Varun or Suyash if they don't have a good IPL. And this is a legit argument that I think I could see being implemented in the KKR side. And I would not mind it personally, because अगर आप पिछला मैच ही हमारा नोटिस करें RCB के अगेंस्ट, जब वरुण चक्रवर्ती सब आउट हो गया था, there was a time जब हमारी बैटिंग ऑर्डर में ऑलमोस्ट शायद 11 में से 10 लोग बैटिंग कर सकते थे. अगर आप हर्षित राणा को इंक्लूड कर लो तो 11 के 11 लोग बैटिंग कर सकते थे. That is the depth that Anukul Roy adds as a batsman into the lineup. Plus bowling तो वो करता ही है. तो वो जो बैलेंस लेके आ रहा है, it makes KKR's balance, which is already very great, even better. And एक लग्जरी है जो कि हम लोग we can discuss, वरना तो बाकी टीम्स के पास ऐसी लग्जरी कई बार होती भी नहीं है. But I wonder क्या हमें इसको look upon करना चाहिए. Lastly, the last point would be for KKR a negative one, which is क्या स्टार्क को हमें बाहर कर देना चाहिए टीम से. आई थिंक वंस अगेन इट इज बीइंग वेरी रिएक्शनरी, जस्ट लाइक हमने अभी फैर डू प्लेसी के लिए बात करी कि आप सिर्फ 3 मैचेस के बेसिस पे कह रहे हो कि नहीं भाई इनको बाहर कर दो. डज नॉट मेक सेंस टू मी. आई थिंक कि हमें स्टार्क को बैक करना ही पड़ेगा. प्लस स्टार्क मुझे लगता है खुद भी सारे मैचेस नहीं खेलेगा, बिकॉज अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ही वुड वॉन्ट टू प्रिजर्व हिमसेल्फ. सो इट इज़ अ गिवन कि वो शायद हर 4-5 मैचेस के बाद या 4 मतलब ऑन एन एवरेज मान लो कि 4 मैचेस खेल रहा है फिर एक मैच में रेस्ट ले रहा है. कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हमें ऐसे कोई टेम्पलेट देखने को मिलता है तो. आई हाईली डाउट कि वो 14 के 14 पूरे में मैचेस खेलेगा और फिर प्लेऑफ्स में आ गया तो बचे हुए 2-3 मैचेस भी खेलेगा. 17 मैचेस लगातार खेलना फिर वर्ल्ड कप खेलना, आई डाउट इतना ज़्यादा वो इन्वेस्ट करना चाहेगा IPL में, व्हेन ही नोज द वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर. तो वो 2-3 मैचेस में तो ऑलरेडी बैठने ही वाला है, एंड उसमें जो हमारे रिप्लेसमेंट्स होंगे उनको टाइम मिल जाएगा. सो टू से कि स्टार्क को 2-3 मैचेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकाल दिया जाए, आई थिंक इट्स अ बिट टू हार्श. अगर हमने इतने पैसे इन्वेस्ट करें तो लेट्स बैक हिम. इवेंचुअली ही विल फाइंड हिज रिदम. पहले 2 मैचेस अच्छे नहीं हुए मैं समझता हूँ, बट पहले 2 मैचेस में अगर आप किसी को निकाल दे रहे हो, इट इज़ बीइंग टू रिएक्शनरी. सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सेइंग कि स्टार्क को निकाल दिया जाए. बट ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, विच इज़ LSG वर्सेस PBKS, लखनऊ वर्सेस पंजाब. ये मैच लखनऊ में हो रहा था.
एकाना स्टेडियम में जब लास्ट यहाँ पे मैच हुआ था तब पंजाब जीत गई थी, एक थ्रिलिंग गेम था चेस करते वक्त। इस मैच में जब टॉस होता है तो भाई केएल राहुल नहीं निकल के आते। दिस वॉज द बिगेस्ट डिस्कशन पॉइंट फॉर मी। इस मैच में जो हुआ वो सब एक तरफ, जो केएल राहुल के साथ हुआ वो एक तरफ। केएल राहुल वॉज प्लेइंग एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। मुझे समझा दो इसका क्या लॉजिक है। अभी तक न्यूज़ थी कि उसको वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी है। पहले तो भाई साहब ने वो चीज़ नहीं करी, ओपनिंग करना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या सोच रहा है। फिर सेकंड चीज़ है कि भाई वो विकेट कीपिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर उसको वर्ल्ड कप खेलना है तो उसको ऐसा मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन खेलना है। अगर टॉप ऑर्डर में खेलना है तो वैसे ही वर्ल्ड कप के लिए जगह नहीं बनने वाली, तो फिर विकेट कीपिंग में क्यों ही कर रहा है। तो विकेट कीपिंग वो कर रहा था। अब सेकंड पॉइंट है कि चलो अच्छा ठीक है, मे बी एज अ फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिया अपना वाइड बॉल क्रिकेट में केस बना सकता है इफ़ ही लीड्स एलएसजी प्रीटी वेल एंड होपफुली टाइटल जिता दे तो भाई अब कैप्टन भी नहीं रहे, पूरन को कैप्टन बना दिया गया। तो क्या लॉजिक है केएल राहुल को एज एन इम्पैक्ट प्ले खिलाने का? आई फेल टू अंडरस्टैंड। बिकॉज इफ यू डोंट वांट हिम टू कीप, वो फील्डिंग तो अच्छी कर ही लेता है यार, फील्डिंग में थोड़ी बुराई है कुछ, तो उसको क्यों बना रखा है इम्पैक्ट प्लेयर? मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। इफ एनीबडी नोज एनी अदर रीजन प्लीज फील फ्री टू शेयर दैट इन द कमेंट्स डाउन बिलो, बिकॉज आई डोंट गेट व्हाई ही वुड नॉट वांट टू प्ले। एंड ये मैच में क्या डिसीजन है कि आपका जो कैप्टन है उसी को अपने इम्पैक्ट प्लेयर बना दिया व्हेन ही इज फुल्ली फिट। इफ एनीबडी कम्स अप एंड सेज कि उसको इंजरी कंसर्न है तो भाई आई होप इट इज अ लाई फर्स्टली, बट अगर सच है तो भाई मेरा दिमाग खराब है। फिर अब क्या इंजरी कंसर्न्स हैं? हर वक्त इंजरी कंसर्न्स यार, 2 मैचेस खेल के ये हाल है, तो क्यों कर रहे थे विकेट कीपिंग फिर? एनीवे पूरन आते हैं, ठीक है, टीम की बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। पहली बात तो जो पिच थी यहाँ पे हमें थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रास देखने को मिल रही थी। जो टिपिकल एकाना पिच होती है ना, ये वो नहीं थी। एक्स्ट्रा ग्रास मतलब कि पिच को आप अच्छे से होल्ड करके रखोगे, प्लस दैट मीन्स कि एक हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिल सकता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एलएसजी डिड एंड आई वाज हैप्पी विद द इंटेंट। ड्यू का फैक्टर भी होता तो शायद चेस करने में बेनिफिट भी मिलता, एंड विच इज़ वाई एलएसजी जो है वो टॉस जीत के बैटिंग तो करती ही है, बट धवन बोलता है मैं तो चेस ही करना था भाई। मैंने ये प्रीव्यू वाले वीडियो में कवर करा था कैसे एक डबल एज स्वॉर्ड हो सकता है यहाँ पे टॉस, कि आपका मन करेगा कि बैटिंग भी करो हिस्टोरिकली, बिकॉज जो टीम बैटिंग करते हुए आ रही है वो ज़्यादा मैचेस जीती है, बट द कंडीशन आर सच कि आप रात का मैच भी है, ड्यू पड़ेगी, शायद आप टेम्प्टेड हो चेस करने के लिए, एंड वो डाइवर्जन हमें देखने को मिल गया टॉस पे। दोनों टीम्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव था। इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग फर्स्ट इनिंग्स पे है, नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द लाइनअप्स बिकॉज ज़्यादा चेंजेस थे नहीं वहाँ पे। 54 रन्स बनते हैं पहले पावर प्ले में, 2 विकेट गिरते हैं, एंड व्हाट आई पर्टिकुलरली लाइक्ड वाज फ्रॉम एलएसजी's पॉइंट ऑफ व्यू, दे वर गोइंग ऑल आउट। चाहे वो केएल राहुल की बात हो, चाहे वो क्विंटन डिकॉक की बात हो, दे वर नॉट ट्राइंग टू होल्ड बैक। इसी प्रोसेस में वो लोग आउट भी हो गए, केएल राहुल भी आउट हो गया पावर प्ले के अंदर ही, बट द स्टार्ट वॉज प्रिटी सॉलिड यार, मज़ा आया देख के मुझे। पर्डिकल भी आउट हो जाता है पावर प्ले के अंदर, बट जितना खेला था ही वॉज लुकिंग टू डोमिनेट द बॉलर्स। तो आई नो कि अल्टीमेटली चीपली विकेट गिर गया इनका, बट द स्टार्ट दैट दे गेव देम इन द पावर प्ले दैट लेड अ फाउंडेशन फॉर द टीम टू बिल्ड अपॉन अ बिग टारगेट। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बॉलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इन द पावर प्ले, बड़ा सिंपल था। करण, अर्शदीप एंड नहीं करण अर्शदीप ही थे, हाँ, हर किसी को 2-2 ओवर्स दे रखे थे बेसिकली। कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करा धवन ने, एंड इट काइंड ऑफ डिड ऑल्सो डू डिसेंटली वेल फॉर हिम एज वेल बिकॉज 2 विकेट गिर ही गए थे, तो यू वुड नॉट आर्ग्यू दैट मच अगेंस्ट दैट। जब 10 ओवर खत्म हो जाते हैं तब एलएसजी 88 रन्स पे थी और 3 विकेट गिर गए थे। वॉट वॉज वन सेकेंड वेरी नाइस टू सी फ्रॉम एलएसजी वॉज, ये चीज़ मैंने पिछले मैच में बोली थी, हमने जो राजस्थान वाला मैच था लखनऊ वाला, उसमें हमने क्या चीज़ नोटिस करी थी कि जो सारे फॉरेन पावर हिटर्स थे इनके, वो डाउन द ऑर्डर आ रहे थे और सारे इंडियन बैट्समैन अप द ऑर्डर आ रहे थे। बदोनी, हुडा सबको ऊपर भेज दिया था। दैट शुड नॉट बी द केस। देयर शुड बी अ फर्म बैलेंस बिटवीन 1 पावर हिटर 1 एंकर, 1 पावर हिटर 1 एंकर। दैट इज व्हाट वी सॉ। इनफैक्ट पावर हिटर्स को ऑलमोस्ट सभी को ऊपर भेज रखा था। पूरन ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है, स्टॉइनिस ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है, एंड उसके चलते हुए आई थिंक मिडिल ओवर्स में ना जो मोमेंटम लॉस हो रहा था वो नहीं हुआ इस बार एलएसजी का, विच इज़ वाई अल्टीमेटली ट्रांसलेटेड इनटू अ बिग टोटल। दैट इज़ व्हाट आई वाज सो हैप्पी टू सी विद। अगर हम लोग इस फेज की बात करें पर्टिकुलरली, तो हरप्रीत बरार और राहुल चहर, दीज गाइज हेल्ड अप द बैट्समैन प्रिटी वेल। एंड मैं नोटिस करता हुआ वो आईपीएल में ट्रेंड बन रहा है कि जो मिडिल ओवर्स है ना, ये 6 से 10 वाले पर्टिकुलरली, यहाँ पे यूजुअली एक स्पिनर ही होता है जो कि गेम चेंज करके देता है बॉलिंग साइड के लिए। इफ यू हैव ऑल्सो नोटिस दिस, मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो। बट द नेक्स्ट फेज 10 से 15 ओवर के बीच में
146 रन बन जाते हैं फॉर 4 विकेट्स बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर। डिकॉक यहाँ पे आउट हो जाता है अल्टीमेटली। द इंटरेस्टिंग पॉइंट वाज 13th ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेती है लखनऊ, खुद बोलती है लेने के लिए। अगली बॉल पे जो है टाइम आउट के बाद जो है डिकॉक आउट हो जाता है। वॉज दिस अ रिजल्ट ऑफ अ लॉस ऑफ मोमेंटम, अ लॉस ऑफ रिदम? अर्जीब ने विकेट तो ले लिया, बट यू माइट वंडर कि अच्छा शायद ऐसा हो सकता है कि बिकॉज द स्ट्रेटेजिक टाइम आउट क्रिएटेड अ ब्रेक फॉर द बैट्समैन हु वर इन अ गुड रिदम। कहीं वही तो एक रीज़न नहीं था कि उसके चलते हुए अल्टीमेटली डिकॉक का लैप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हुआ एंड उसी के चलते हुए विकेट गिर गया। ये कई बार हमने काफ़ी सारे मैचेस में होते हुए देखा हुआ है, तो इट मेक्स यू वंडर। बट यहाँ पे पूरन आते हैं एंड पूरन जो है ना वो डोमिनेट करना शुरू करता है। बीइंग द कैप्टन ही प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स एंड उसके चलते हुए यहाँ पे हमें 58 रन देखने को मिलते हैं 10 से 15 ओवर के बीच में। दिस इज वेयर पूरन शिफ्टेड द मोमेंटम टूवर्ड्स लखनऊ सुपर जायंट्स, बिकॉज बहुत आसान होता है यहाँ पे एकदम से मोमेंटम लॉस होना। पंजाब वर मेकिंग इनरोड्स इनटू द गेम। एंड फिर जब हम लोग आखिरी के 5 ओवर की बात करें, बाय द टाइम जब 20th ओवर खत्म हुआ था 199 रन बन चुके थे। 53 रन और आते हैं आखिरी के 5 ओवर में। कैच क्या है, जो लास्ट ओवर था उसमें सिर्फ 8 रन आते हैं एंड वो ओवर डाला था हर्षल पटेल ने। अ गाय दैट इज नॉट लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी, बट ही बोल्ड अ ग्रेट लास्ट ओवर। आई थिंक उसमें अगर 7-8 रन और आते हैं ना तो हम लोग देखते हैं कि आखिर के 5 ओवर में 60 रन भी बन गए 12 की रन रेट से। टारगेट जो है 200 क्रॉस कर गया है एंड एक और ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव और अश्योर्ड विन भी हमें देखने को मिल सकती थी। बट रिगार्डलेस दिस टारगेट वॉज एनी वे बिग इनफ। मेरे ओपिनियन में पंजाब की टीम में इतनी फायर पावर अभी है नहीं कि वो लोग चेस करते वक्त 200 का टारगेट खड़ा कर दें, बहुत मुश्किल है। प्लस एलएसजी की बॉलिंग में क्वालिटी भी थी एंड जो जिनमें क्वालिटी नहीं थी वो भी स्टैंड अप करे। अर्शदीप सिंह ने देखो मैं ये जरूर कहूँगा 2 विकेट लिए हैं बट एक्सपेंसिव था। एंड एक क्वेश्चनेबल चीज़ ये है कि अगर वो पंजाब के लिए लास्ट ओवर नहीं डाल रहा है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप में हमारे लिए डेथ बॉलिंग करेगा, जब वो अपने फ्रेंचाइजी के लिए नहीं बन पा रहा वो डेथ बॉलर? तो क्या उसका सिलेक्शन एकदम श्योर शॉट वो होना चाहिए कि इसको तो लेना ही लेना है? आई डाउट। वो थोड़ा मेरे लिए एक क्वेश्चनेबल चीज़ रहेगी। बट मूविंग फॉरवर्ड हम लोग बात करते हैं नवीन उल हक की, ठीक है। वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं। हमने नोटिस करा है कई सारी टीम्स ने मेसअप करा हुआ इम्पैक्ट प्ले के रूल को। मैं यहाँ पे एलएसजी को जल्दी से कॉल आउट करना चाहता हूँ। रवि बिश्नोई नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आए थे, ठीक है। चाहते तो एलएसजी वाले नवीन उल हक को पहले सब इन कर सकते थे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर और बैटिंग एक्सटेंड कर सकते थे अपनी, बिकॉज नवीन उल हक इज अ बेटर बैट्समैन देन रवि बिश्नोई। बट रवि बिश्नोई को वो लाते नहीं उस टाइम पे, एकदम एंड पे लेके आते हैं और वो 0 रन पे होता है। क्या फ़ायदा था उसको इम्पैक्ट प्लेयर लाने का उस टाइम पे? मे बी स्टार्ट हिम, बैटिंग आपको डीप करके दे रहा है। आप किसी भी ऑलराउंडर को एक इम्पैक्ट प्ले की तरह यूज़ क्यों करना चाहते हो? ये मेरे को बहुत सिंपल लॉजिक है, तो समझ में नहीं आता क्यों लोग क्यों नहीं समझते ये चीज़। तो आई थिंक एलएसजी मिस अनदर ट्रिक जिसकी वजह से वो शायद 200 रन क्रॉस नहीं कर पाए। बट मूविंग टू द सेकंड इनिंग्स वेरी क्विकली, पावर प्ले बहुत अच्छा होता है भाई पंजाब का। 61 रन बनते हैं पावर प्ले में। नवीन जो है वो एक अच्छी स्टार्ट देता है, बट सिद्धार्थ एंड मोहसिन खान दोनों थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। एंड यहाँ पे जो इनएक्सपीरियंस है इंडियन पेस लाइनअप पे वो हमें देखने को मिला वंस अगेन। ऑल्दो दे रिकवर्ड प्रीटी डिसेंटली, बट ये स्टार्टिंग के ओवर्स में दिस कुड हैव कॉस्टेड देम द गेम। इनफैक्ट जो 10 ओवर्स खत्म हो जाते हैं जब 98 रन बन चुके थे पंजाब के विद 0 विकेट्स गिवन। पांड्या, मयंक, बिश्नोई सब ने बॉलिंग करी थी यहाँ पे। कृणाल पांड्या की बात कर रहा हूँ मैं, सबके सब पिटाई हुई सबकी। चाहे वो शिखर धवन की हम लोग बात कर लें, बेस्टो की बात कर लें, हु वाज फाइनली सीन इन सम गुड फॉर्म, इन सब ने पिटाई करी है सारे बॉलर्स की। एंड फिर अल्टीमेटली बेस्टो आउट हो जाता है। वहाँ से गेम जो है एक पिवट लेता है इन माई ओपिनियन। जब 15 ओवर्स खत्म हो जाते हैं, पंजाब 136 फॉर 2 एंड मयंक जो है हमारे उनको वो धवन कह रहा हूँ, प्रभसिमरन और बेस्टो दोनों को आउट कर देते हैं। एंड जितेश जो है उसको हम लोग देखते हैं बैटिंग करते हुए ओवर लिविंगस्टोन एट नंबर 4। एंड आई पर्सनली डोंट अग्री विद दिस डिसीजन। मुझे लगता है कि पर्सनली लिविंगस्टोन ने जैसा मैच खेल के दिया था लास्ट टाइम, ही शुड हैव बीन द गाय हु वाज सपोज टू बैट अबव जितेश। इनफैक्ट हमने तो सैम करन को भी जितेश के ऊपर बैटिंग करते हुए देखा है। तो ऑल ऑफ अ सडन जितेश को ऊपर क्यों भेजा गया है? एंड वंस अगेन इट डिड नॉट वर्क। जितेश इज नॉट हैविंग अ गुड IPL एंड इफ ही वांट्स टू प्ले द वर्ल्ड कप दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। बट अगर इस IPL में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इससे पहले के साल में जो भी वो कुछ करता हुआ रहा ना, नथिंग विल मैटर। Selectors will take this performance into account because the recent form matters and Jitesh is not doing a good service to himself and his chances for the World Cup. अगर मैं और कुछ चीज़ों की बात करूँ यहाँ पे,
अल्टीमेटली जब गेम खत्म होता है 21 रन से हार जाती है पंजाब, अ वेरी कंफर्टेबल लॉस, अ वेरी कंफर्टेबल विन फॉर एलएसजी। सिर्फ 41 रन आते हैं आखिर के 5 ओवर में। हमने एलएसजी के लिए एक बात की थी, कैसे वो शायद 5-6 रन कम मार के गए आखिर के 5 ओवर में। आप 200 का टारगेट चेस कर रहे हो और आपने अगर आखिर के 5 ओवर में सिर्फ 43 रन मारे, दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। एंड दिस इज वेयर माई इशू विद पंजाब इज, ऑल्दो ऑन पेपर उनकी बैटिंग डेप्थ बड़ी अच्छी है, नंबर 9 पे हर्षल पटेल आता है बैटिंग करने के लिए, बट क्या होती फायर पावर है कि आप डेथ ओवर्स को एक्सप्लॉइट कर पाओ। इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई बिलीव पंजाब विल मिस आउट इन द प्लेऑफ्स वंस अगेन फॉर 10 और 11 कंसेक्यूटिव सीजन, अब तो हो जाएंगे जो भी है। बट अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं एलएसजी की, सिद्धार्थ और नवीन जो हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज इकोनॉमिकल। विकेट भी लिए, बहुत कमेंडेबल जॉब करी थी। एक कलेक्टिव टीम एफर्ट देखा था जिसके चलते हुए एलएसजी नाउ हैव अ विन। एक तो ये जो ट्रेंड बना हुआ है, जो लोग घर पे खेल रहे हैं वो जीत रहे हैं, आई डोंट गेट कैसे क्या हो रहा है ये। बट नन द लेस एलएसजी टेक्स दिस विक्ट्री एंड गोइंग फॉरवर्ड अब और अच्छे इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं। पंजाब वर वन ऑफ द ईजियर ओपोनेंट्स आई वुड से। Can they continue this form and this comprehensive performance? Let's see क्या होता है आगे जाके। As for Punjab, things are not looking good. I don't expect them to qualify. Let's see where they finish up. Moving forward to the next game, which is Gujarat Titans versus Sunrisers Hyderabad. गुजरात के होम ग्राउंड पे हो रहा था, अहमदाबाद पे। पैट कमिंस आते हैं टॉस के लिए। SRH के काफ़ी सारे फैंस ने कहा है कि पैट कमिंस वॉज द राइट चॉइस फॉर द कैप्टन। लेट मी पुट आउट दिस स्टेटमेंट हियर। जब पैट कमिंस ने टॉस जीत के कहा कि वो बैटिंग करना चाहता है, आई थिंक मैच वो वहीं पे हार गया था। 80% मैच वहीं पे हार गया था। शुभमन गिल ने खुद कहा कि हमें तो चेज ही करना था भाई, एंड आई डोंट गेट व्हाई यू वुड वांट टू बैट फर्स्ट ऑन दैट विकेट। इट वाज सच अ नाइस विकेट टू बैट ऑन। चेस करते वक्त रात को लाइट्स के अंदर थोड़ी ड्यू भी आएगी। क्या रीजन हो सकता है कि आप पहले बैटिंग कर रहे हो? आई थिंक दैट वॉज अ वेरी बैड डिसीजन कि आप पहले बैटिंग करो टॉस जीत के। एसआरएच की जो फायर पावर है उसको जस्टिस नहीं मिला इस टॉस के थ्रू। दे कुड हैव डन मच बेटर अगर वो चेस कर रहे होते तो, इन माई ओपिनियन। तो टॉस में डिसीजन ही पैट कमिंस का गलत था। एंड एक अच्छी बात ये थी कि इन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे टीम पे, तो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करी बिल्कुल भी। गुजरात ने 2 चेंजेस कर रखे थे। साई किशोर आई थिंक चला गया था, नूर अहमद आ गया था, एंड स्पेंसर जॉनसन भी चला गया था। तो 2 चेंजेस थे। इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज एक स्पिनर एक पेसर जा रहा है तो एक स्पिनर एक पेसर अंदर भी आ रहा है। चेंजेस मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं था कि कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया लाइनअप का, कि भाई स्पिनर्स का कॉम्पोजिशन कम कर दिया, पेसर्स का बढ़ा दिया, या फिर वाइस वर्सा। जितने स्पिनर्स थे उतने स्पिनर अब भी थे, जितने पेसर थे उतनी पेसर अब भी थे। लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट थी। आई थिंक मे बी इट पॉइंटेड टुवर्ड्स द फैक्ट कि उनको सेम पोजिशंस पे एक बेटर प्लेयर चाहिए। मे बी दिस कुड बी द केस। बट मूविंग टुवर्ड्स द गेम नाउ, पहले पावर प्ले में 56 रन बनते हैं एसआरएच के, 1 विकेट गिरता है। दिस डज नॉट टेल यू द कंप्लीट पिक्चर। मयंक अग्रवाल एज अ बैट्समैन उसने पूरी कोशिश करी कि रन ना बने भाई। 17 बॉलों पे सिर्फ 16 रन थे। वो तो अच्छी बात है कि अभिषेक और ट्रेविस हेड ने दूसरे एंड से कॉम्पनसेट करा रन रेट को, जिसके चलते हुए इतने सारे रन बन गए। एंड दिस इज अ वेरी कीन पैटर्न दैट आई विल एक्सपोज इन दिस गेम, जो कि एसआरएच का मुझे देखने को मिला थ्रू आउट द गेम, थ्रू आउट देयर बैटिंग। हर स्टेज पे ये पैटर्न ऑब्जर्वेबल था। क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। जब हम 10 ओवर की बात करें तो 74 रन बन चुके थे एसआरएच के और 3 विकेट गिर चुके थे। इसका क्या मतलब है? सिर्फ 18 रन आए इन 4 ओवरों में। दिस इज स्टैटिस्टिकली द वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय अ टीम इन दिस फेज, 6 से 10 ओवर के फेज में, इन दिस आईपीएल टू दिस डेट। इससे ज़्यादा कम रन किसी ने नहीं मारे इस फेज में अभी तक। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, ट्रेविस हेड तो चलो जल्दी आउट हो जाता है, ग्रेट गूगली बाय नूर अहमद, जो कि वेरी गुड सिलेक्शन। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि वो हर मैच खेले। वो और राशिद खान दोनों साथ में खेलते हैं तो दे आर ऑलमोस्ट अनबीटेबल यार। बट द पॉइंट इज, इस पूरे फेज में सिर्फ एक चौका आता है, सिर्फ एक चौका, वो भी नूर अहमद पे ही आता है। बट और कोई बाउंड्री ही नहीं आई, जबकि विकेट वॉज नॉट लाइक दैट। डोंट गेट डिसीव्ड बाय द फैक्ट कि इन लोगों ने बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करी तो शायद विकेट टफ होगी। विकेट वॉज रियली गुड। इट वॉज द इनएबिलिटी टू क्लियर द बाउंड्री, कि कोई मतलब रन इतने ज़्यादा ड्राई अप हो गए, ना आप सिंगल निकाल पा रहे हो ना आप चौके मार पा रहे हो, कि सिर्फ 18 रन आ रहा है आपके 4 ओवर में। नॉनदलेस इसके बाद थोड़ा पिकअप जरूर करती है एसआरएच, ठीक है। द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज, जस्ट इसके फेस के जस्ट खत्म होने के बाद अभिषेक भी आउट हो जाता है मोहित शर्मा पे। जब 15 ओवर खत्म हो गए थे तो 122 for 5 हो चुकी थी एसआरएच। 5 विकेट गिर चुके थे और अभी आखिरी के 5 ओवर बचे थे एक्सप्लॉइट करने के लिए। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे
वॉशिंगटन सुंदर एंड पैट कमिंस, ये दो ही ऐसे बैट्समैन और हैं जो कि आप कह सकते हो कि हाँ बैट चला सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा डेप्थ है नहीं बैटिंग में, तो बहुत ज़्यादा ओनस था अब्दुल समाद पे कि वो कुछ करके दे। क्योंकि मैं बताता हूँ, अगर नाउ लेट्स रिवील दैट पैटर्न। हमने पहले 6 ओवर की बात करी, वी सॉ हाउ ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा वर ट्राइंग टू एक्सेलरेट। दूसरे एंड पे एक बंदा था जिसने ऐसी की तैसी कर दी थी, 16 रन बनाए 17 बॉलों पे। मिडिल फेज में एक ऐसा बैट्समैन था जो कि एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज क्लासिन, जिसने 2-3 छक्के लगाए, बड़े अच्छे लप्पे लगाए, लेकिन फिर वो बोल्ड हो गया। द बॉल स्किडेड ऑन, राशिद खान ने उसको बड़ा अच्छे से बोल्ड मारा। दूसरे एंड पे माकरम थे भाई साहब, उन्होंने भी सेम तरीके की इनिंग्स खेली जो कि मयंक अग्रवाल खेल रहे थे, कुछ 15-16 बॉलों पे वही 15-16 रन ही मारे। लास्ट उनकी फेस की बात करें तो वहां पे शहबाज ने रोल करके दिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि एसआरएच ही वही टीम है जिसने भी 277 रन मारे थे, ये इस फेज में, इस मैच में ऐसा क्यों कर रही है कि इन एवरी डिपार्टमेंट, चाहे वो अर्ली पावर प्ले की बात करो, मिडिल ओवर्स की बात करो, चाहे डेथ ओवर्स की बात करो, ये कॉम्बिनेशन कहाँ से निकल के आ जा रहा है कि एक बैट्समैन ट्राई कर रहा है कि मैं बहुत पिटाई करूं और एक एकदम ही डेड कर रहा है गेम को। बिकॉज ऐसे आप हाई स्कोर्स कैसे क्रिएट करोगे पिच के ऊपर? ये पूरे गेम में ये सीन था। अगर आप नोटिस करें तो स्टैटिस्टिकली आपसे स्कोर कार्ड ही जाके देख लो तो यू वुड यूजुअली सी कि ऑल्टरनेट बैट्समैन का, एक बैट्समैन की स्ट्राइक रेट कम, एक की ज़्यादा है, एक की कम, एक की ज़्यादा है। समझ में नहीं आया क्या लॉजिक था इसके पीछे। नॉनदलेस जो लास्ट 5 ओवर थे, दिस इज वेयर गुजरात टाइटंस वन द गेम इन माय ओपिनियन। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ पहली बात तो 3 रन आते हैं लास्ट ओवर बाय मोहित शर्मा और 3 विकेट गिरते हैं उस पर। सिर्फ 3 रन आना लास्ट ओवर में, ये भी मेरे ख्याल से शायद बेस्ट लास्ट ओवर फॉर अ बॉलिंग साइड है आईपीएल का अभी तक स्टैटिस्टिकली। आई डाउट इससे बेटर अभी तक कुछ गया है। बट आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 40 रन आते हैं, विच इज जस्ट 8 रन एन ओवर। बहुत कम है। जहाँ पे टीम्स जो है 60-70, एसआरएच ने खुद ही 75 रन मारे थे आखिर के 5 ओवर में अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, सिर्फ 40 रन मारना बहुत अंडरवेलमिंग था। एंड यहाँ पे आई थिंक मिस कर गए ट्रिकी लोग। अब्दुल समाद ने ट्राई करा बट दूसरे थे शहबाज थे भाई, उन्होंने रोक दिया। तो क्या ही कर सकते हैं। ऑल एंड ऑल दिस टोटल शुड हैव बीन चेस्ड वेरी इजीली एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। बिकॉज हम गुजरात की बात करते हैं, अब पावर प्ले में 52 रन आते हैं, सिर्फ एक विकेट गिरता है, साहा का गिरता है विकेट जो कि एक्सेलरेट कर रहे थे एक एंड से, करते करते आउट हो गए, बट ही डिड हिज जॉब इन माय ओपिनियन। अब क्या है कि अगर हम लोग गुजरात की बात करें, इनके तरफ से भी हमें ये सेम पैटर्न देखने को मिला कि साहा एक्सेलरेट कर रहा है तो गिल थोड़ा स्लो खेल रहा है, साई सुदर्शन अगर थोड़ा स्लो खेल रहा है तो फिर मिलर एक्सेलरेट कर रहा है। बट दीज गाइज न्यू द टारगेट टू बी चेस डाउन। जब चेस कर रहे होते हो तो आप पेस कर सकते हो इनिंग्स अकॉर्डिंगली, तो आपके पास वो लग्जरी है, आपको अलाउड है। पर अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो टॉस जीत कर, तब तो योर इंटेंशन शुड बी टू पुट अप अ बिग टोटल, तब ये चीज़ गलत हो जाती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉक पॉइंट है कि कैसे द सेम अप्रोच कैन बी राइट और रॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम लोग देखते हैं कि पहले बात तो शहबाज को यूज़ करा गया था एज अ सेकंड बॉलर पावर प्ले के अंदर, दैट वाज इंटरेस्टिंग बाय पैट कमिंस एंड वो पे ऑफ भी हो गया बिकॉज वही अल्टीमेटली आउट करता है साहा को। बट बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर, ठीक है, कुछ 75-80 कुछ रन बन चुके थे, विच मीन्स बहुत ज़्यादा रन आए नहीं थे 6 से 10 ओवर के बीच में। बट देन अगेन, क्योंकि उनको पता कि हमें कितना टारगेट चेस करना है, बहुत बड़ा टारगेट है नहीं, दे कैन अफोर्ड टू डू दैट। उन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें पता है कि मुझे 7-8 रन पर ओवर से ज़्यादा रन मारने ही नहीं है, टारगेट ही 160 कुछ का है, तो मैं क्या करूँगा ओवरबोर्ड जाके। रादर लेट्स स्टील द गेम ऑफ, एंड जब हमें पता होगा हम जीतने वाले हैं तब एक्सेलरेट करेंगे। एंड दैट इज द टेम्पलेट दैट दे गेन्ड। बट आई डोंट वांट टू गेट एकदम टू डीप इनटू दिस इनिंग्स बिकॉज कुछ है नहीं फ्रैंकली डिस्कस करने को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग देखते हैं कि 15 ओवर जब खत्म हो जाते हैं, 115 रन थे एंड 2 विकेट गिरे थे। सुदर्शन एंड मिलर दोनों, मिलर खेलने आ गए थे उस टाइम पे। द पॉइंट हियर इज, आप आर्ग्यू करोगे कि 115 रन अगर इनके बन रहे हैं, विच मीन्स 10 से 15 ओवर के बीच में कुछ 35-37 रन नहीं आए, बहुत ज़्यादा नहीं आए 5 ओवरों में। एंड साई सुदर्शन डिस्पाइट नोइंग कि वो गेम वहाँ से जीतने वाले थे, वॉज प्लेइंग टू स्लो इन माई ओपिनियन। ये क्वेश्चन मेरा है, जो एसआरएच के फैंस बोलेंगे कि यार आप इनको क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हो, ये पॉइंट ज़रूर रहेगा। हाँ, इन लोग के पास टारगेट सामने था इसलिए अफोर्ड कर सकते थे ऐसा खेलने को, बट आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम दैट इज डीपर दैन व्हाट इज ऑन द सर्फेस। कि आप शायद ये सोचने में, ये मतलब बिलीव करने में मजबूर हो जाओ कि अच्छा टारगेट कम था इसलिए शायद साई सुदर्शन इतना स्लो खेल रहा था। माई बेट ऑन द डार्कर साइड इज कि शायद फायर पावर का जो एलिमेंट है ना, वो इस लाइनअप में कम है। डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, जो बाद में आते हैं 3 लोग, इनमें तो फायर पावर है,
बट जो स्टार्टिंग के 3-4 प्लेयर्स हैं ना, क्या इनमें वो फायर पावर है कि वो रन रेट को एक्सेलरेट कर पाए स्टार्टिंग से? आई डाउट दैट। ये चीज़ हमें CSK के अगेंस्ट भी देखने को मिली थी। तो साई सुदर्शन ने वंस अगेन स्ट्राइक रेट ऑफ लेस देन 130। आई नो इन अ विनिंग कॉज आई है, गेम ईजी था, बट आई स्टिल बिलीव कि वो एक्सेलरेशन और दिखा सकता था। शायद ये गेम 19th ओवर तक जाना ही नहीं चाहिए था। ये पॉइंट ऑफ कंसर्न मेरे लिए GT के लिए रहेगा फॉर श्योर। उसके बाद वो आउट हो जाता है अल्टीमेटली। फिर अपना विजय शंकर आता है, ही सील्स द गेम ऑफ। मिलर स्लो खेल रहा था स्टार्टिंग में, फिर माइक मोंगाटे को उसने एक छक्का लगाया, वहाँ से गेम किल ऑफ कर दिया। फिर वो रुका ही नहीं, उसके बाद मारता ही गया। एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, SRH के लिए पैट कमिंस वंस अगेन द स्टैंड आउट बॉलर फॉर मी। विकेट भी लिया, इकोनॉमी भी कम थी। भुवनेश्वर कुमार की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, बट दिस इज वेयर माई प्रॉब्लम विद SRH इज। मैंने इसीलिए कहा था कि इन माई ओपिनियन दे वोंट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। हम उनके मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर की बात करें, भुवनेश्वर कुमार, 3 मैच में 0 विकेट्स हैं उसके। एंड दिस इज अ गाय हु वाज सपोजिडली इन अ ग्रेट फॉर्म कमिंग इनटू दिस IPL। तो यही चीज़ें मुझे डाउट क्रिएट करके देती हैं कि यार SRH की तरफ से जब ये लोग खेलते हैं तब इन्हें क्या हो जाता है। बिकॉज इन 3 games भुवनेश्वर कुमार हैज कंसीडर्ड मोर देन 120 runs and has taken 0 wickets. Pat Cummins, as good as a bowler he has been, बैटिंग में ही इज नॉट लुक द सेम, ऑल्दो ज़्यादा चांसेस नहीं है। बट कप्तानी के मामले में भी अगर मैं बात करूँ तो इस मैच में टॉस जीत के बैटिंग करना, ओवरऑल 3 मैचेस में से 2 हार जाना, आई मीन RCB भी 3 में से 2 मैच हारी हुई है, हम कितनी गाली देते हैं हम उनको। तो SRH के साथ क्या करना चाहिए? दीज आर द क्वेश्चन पॉइंट्स फॉर मी। एंड अगर SRH क्वालिफाई करती है यहाँ से, वेल एंड गुड, बट चांसेस थोड़े कम मुझे तो लगती हैं पर्सनली। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट गेम ऑफ द वीकेंड विच इज CSK वर्सेज DC, और अदर DC वर्सेज CSK। ये सोचना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई कहने को ऑन पेपर तो मैच DC का होम मैच था, ये विशाखापट्टनम में हो रहा था। जिनको नहीं पता कि विशाखापट्टनम में क्यों हो रहा था ये मैच, मैं आपको बता दूं, WPL के 10-11 मैचेस लगातार हुए हैं अभी दिल्ली में। तो पिचेस को दोबारा रिजुविनेट करने में, रिसर्फेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो उन्होंने कहा पहले के 2-3 मैचेस जो हैं वो दिल्ली के बाहर करा देते, फिर वापस सारे मैचेस बचे जो हैं वो दिल्ली में ही होंगे। तो उसके चलते हुए दिल्ली का ये पहला होम गेम विशाखापट्टनम में था। बट क्या जो पिच थी वो दिल्ली को कोई होम एडवांटेज दे रही थी? नहीं। क्या जो क्राउड थी वो दिल्ली को कोई होम एडवांटेज दे रही थी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये गेम सिर्फ कहने को एक होम गेम था दिल्ली के लिए। क्वाइट फ्रैंकली दिस गेम सीम लाइक अ होम गेम फ्रॉम CSK। चाहे वो क्राउड सपोर्ट की बात करो, चाहे वो पिच की बात करो। ये पिच ऑल्दो हिस्टोरिकली बहुत हाई स्कोरिंग रही नहीं IPL में। 13-14 मैचेस हो चुके हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल इस मैच से पहले 150 का था, 152 कुछ का। बट हमने अभी इंडिया के मैचेस में रिसेंटली देखा है, लास्ट ईयर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ वो ODI सीरीज हुई थी बिफोर द वर्ल्ड कप, या फिर वर्ल्ड कप की ही बात कर लो, वर्ल्ड कप के बाद में जो T20 सीरीज हुई थी उसकी बात कर लो, कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स अब होने लग गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स होने लग गए। एंड दिस पिच वॉज अ बेल्टर फॉर द बैट्समैन। हाई स्कोरिंग पाटा विकेट थी, विच इज समवट रिजेंबलिंग द न्यू पिच इन चेपॉक राइट नाउ, जहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं आजकल। तो पिच वाइज, क्राउड वाइज, हर जगह फ़ायदा CSK का ही था। एंड अल्टीमेटली DC टॉस जीतती है, दे गो ऑन टू बैट फर्स्ट। ऋतुराज गायकवाड कहता है मुझे बॉलिंग ही करनी थी, तो मैं तो खुशी हूँ। एंड वंस अगेन दिस इज अनदर टॉस जो कि थोड़ा डाइसी हो सकता है। अभी हम KKR DC का प्रीव्यू करेंगे, वो भी यहीं पे मैच में होने वाला है। यहाँ पे टॉस जीते क्या करना है, इट कुड बी अ डाइसी सिचुएशन। नॉनदलेस दोनों टीम्स में CSK ने तो कोई चेंजेस करे नहीं थे, DC में कुछ मजबूरी वाले चेंजेस थे। एक चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा, पृथ्वी शॉ वापस आ गया भाई। बहुत अच्छा लगा मुझे कि पृथ्वी शॉ फाइनली वापस आ चुका है, बिकॉज आई पर्सनली एक्सपेक्ट हिम टू मेक अ कमबैक इन दिस सीजन। मेरे हिसाब से इस सीजन में अगर वो परफॉर्म करके देता है, हिज करियर कुड शोरली बी रिजुविनेटेड। प्लस रिकी बुई जिस तरीके से लास्ट मैच में आउट हुआ था, मैंने कहा भी था, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। एंड आई थिंक उसी को ड्रॉप करके पृथ्वी शॉ को अल्टीमेटली लाया गया। तो आई थिंक द मैनेजमेंट ऑल्सो अंडरस्टूड द पॉइंट। कुलदीप यादव को इंजरी की वजह से ही कुड नॉट प्ले, दैट वॉज अ बिग ब्लो, बिकॉज इसके चलते हुए अब टीम में सिर्फ एक ही स्पिनर था, विच वॉज अक्षर पटेल। एंड बाकी बैलेंस में वो सुमित वगैरह को भी निकाल दिया था। बट पॉइंट वही था कि बैटिंग जो है ना वो नंबर 7 के बाद है ही नहीं। नंबर 8 पे नॉर्किया आ रहे थे। यूजुअली यहाँ पे कुलदीप यादव आता है तो ऑलरेडी ही इज ऑल्दो ही इज ऑल्सो नॉट अ बैट्समैन, बट एटलीस्ट कुछ सेंस तो है। सो आई थिंक DC का बैटिंग का जो डेप्थ ना बहुत कम है, एंड दैट इज अ कंसर्न फॉर श्योर। बट पृथ्वी शॉ के आने से क्या हुआ, मिचेल मार्श 1 डाउन पे आ गए, पंत 2 डाउन पे आ गए, ऑल्दो रिवर्स हो गया था गेम के अंदर। जो मिडिल ऑर्डर था ना वो बहुत सॉलिड हो गया, कहने का पॉइंट ये। फिर ट्रिस्टन स्टब्स आ रहे हैं, मतलब ये टॉप 5 तो बहुत तगड़े हैं भाई DC के। एंड देन वी सी जब इनकी स्टार्ट होती है, it was a great start by Prithvi Shaw and David Warner. One of the best for DC this season, easily. जो confidence portray कर रहे थे ना दोनों, they looked in their elements for sure. Warner was the main aggressor in the power play, especially जब वो 3rd over दिया गया दीपक चहर को,
जो कि शायद अवॉइडेबल हो सकता था, उसमें तो उसने पूरी रेल बना दी भाई। उसके बाद हम देखते हैं जब 10 ओवर हो जाते हैं, 95 रन बन चुके थे डीसी के, एंड वो लास्ट ओवर में जो 10th ओवर था उसमें वो विकेट गिर जाता है डेविड वार्नर का आफ्टर स्कोरिंग अ ग्रेट 50। जडेजा के वो 2-3 छक्के लगाता है, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को एक रिवर्स स्वीप मार रहा होता है, रिवर्स स्कूप मार रहा होता है, एंड पथी राणा आउट ऑफ नोवेयर डाइव करके से बॉल प्लग कर लेता है हवा से। मुझे लगता है खुद भी उसको भरोसा नहीं हुआ कि मैंने बॉल पकड़ ली है। इतना अच्छा कैच था वो, एंड दैट इज द सॉर्ट ऑफ कैच विच वॉज नीडेड टू ब्रेक थ्रू दिस पार्टनरशिप। इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। तो उसके बाद हम देखते हैं शॉर्टली आफ्टर पृथ्वी शॉ 1-2 लंबे शॉट्स लगाता है जडेजा को, ही ऑल्सो फॉल्स। अ वेरी गुड कैच बाय धोनी। बहुत ही मुश्किल कैच होते हैं ऐसे जो कि एकदम प्योरली रिफ्लेक्स बेस्ड होते हैं। कॉट बिहाइंड होता है ऑन जडेजा। बट उसके बाद हम क्या चीज़ नोटिस करते हैं, ऋषभ पंत 1 डाउन आता है, मिचेल मार्श 2 डाउन आता है। ये क्यों हुआ है? आई थिंक रीज़न वही था कि डेविड वार्नर पहले आउट हुआ तो एक लेफ्टी को ऊपर भेज दिया गया। अगर पृथ्वी शॉ पहले आउट होता तो शायद मिचेल मार्श ऊपर आता। तो आई डोंट माइंड दिस रियली, बट बस इससे फ्लेक्सिबिलिटी तो अच्छी है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो आगे जाके। दैट इज माई ओनली कंसर्न। ऋषभ पंत जब आता है इनिशियली बहुत स्लो खेल रहा था, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन द पास्ट 2 गेम्स एज वेल, जहाँ पे उसकी स्ट्राइक रेट उस लेवल पे एक्सेलरेट नहीं कर रही थी जहाँ पे करना चाहिए था उसको। ऑन द अदर हैंड मिचेल मार्श ट्राइड टू एक्सेलरेट, बट देन वो पथी राणा का जो ओवर था, आई थिंक 13th ओवर था या 14th ओवर था, जब वो 2 यॉर्कर मारता है एंड इन द स्पैन ऑफ 3 डिलीवरीज ही गेट्स मिचेल मार्श एंड ट्रिस्टन स्टब्स को तो 0 पे आउट करता है। दैट वॉज अ गेम चेंजिंग मोमेंट, बिकॉज वहाँ तक पृथ्वी शॉ कह रहा हूँ, ऋषभ पंत भी स्ट्रगल करता हुआ आ रहा था। कुछ ऐसा था कि 15 रन थे उसके कुछ 16-17 बॉलों पे, स्ट्राइक रेट 100 से भी कम की थी। एंड फिर बैटिंग करने के लिए साथ में अक्षर पटेल आ रहा था। उसके बाद सिर्फ पोरल बचा हुआ था और कोई बैट्समैन था ही नहीं, और 5 ओवर अभी बचे थे खेलने के लिए। तो बहुत ज़्यादा की मोमेंट था वहाँ पे वो कि यहाँ से डीसी कुड हैव वेरी इजीली फॉल्टर्ड और बॉटल कर सकती थी इस गेम को। बट देन वहाँ पे हमें हाई स्टेक्स दिखे ऋषभ पंत से। जिस तरीके का उसने एक्सेलरेशन दिखाया आखिरी के 5 ओवर में, सिंगल हैंडेडली मैं बता रहा हूँ आपको, उसने ये टोटल जो है, जहाँ तक मतलब 15 ओवर के एंड पे 134 फॉर 4 थे, गेम के एंड पे 191 फॉर 5 थे। सिर्फ एक विकेट गिरता है आखिरी के 5 ओवर में, एंड इफ़ यू सी 57 रन बनते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ ऋषभ पंत का था। जिस तरीके से उसने ब्लास्ट ऑफ करा है ना आउट ऑफ नोवेयर, और हर बॉलर की पिटाई करी है, इवन पथी राणा की पिटाई करी थी बिफोर गेटिंग आउट टू हिम। अगर वो नहीं करता तो आई डाउट अक्षर पटेल में इतनी फायर पावर थी उस टाइम पे कि वो वैसा एक्सेलरेशन दिखाता। एंड बड़ी इजीली दिल्ली ये गेम जहाँ 10 ओवर के बाद लग रहा था कि 200 रन बनने चाहिए, शायद अगर ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गया होता तो 150-160 पे निपट जाती। बट मैं आई वुड स्टिल से, जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई थी, आई पर्सनली फेल्ट दिल्ली शायद कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि हम लोगों ने 10, 15, 20 रन कम बनाए जितने बन सकते थे उससे। पावर प्ले में आपके 60 से ज़्यादा रन है, 10 ओवर में आपके ऑलमोस्ट 100 रन बन चुके हैं। पिच इतनी अच्छी है, आई थिंक यहाँ से आपके 200 रन तो मिनिमम बनने चाहिए थे। तो आई थिंक जस्ट अगर मुझे कोई कमी निकालनी हो बैटिंग में तो वो ये रहेगी कि हाँ, जिस ट्रैजेक्टरी पे जा रही थी दिल्ली, उस ट्रैजेक्टरी पे ख़त्म नहीं करा। दैट इज़ वन क्वेश्चन मार्क दैट दे हैव टू सॉल्व। बट एंड में अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ सीएसके की, आई थिंक पथी राणा ऑफ कोर्स विल बी द स्टैंड आउट गाय। 3 विकेट लेता है, ग्रेट बॉलिंग। लास्ट ओवर में थोड़ी पिटाई हो जाती है, बट उसमें भी उसको ऋषभ पंत का ओवर मिल जाता है, विकेट मिल जाता है। इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट वॉज तुषार देशपांडे, वेरी इकोनॉमिकल। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हिम वॉज कि 16th ओवर तक उसके 4 ओवर खत्म हो चुके थे। पहले मैच हमने कैसे देखा था कि उससे ज़बरदस्ती डेथ बॉलिंग कराई जा रही थी। अब क्योंकि पथी राणा और मुस्तफिजुर रहमान दोनों हैं टीम में, तो डेथ बॉलिंग का पूरा जो जिम्मा उनके ऊपर आ गया, विच फ्रीज अप देशपांडे फ्रॉम द प्रेशर ऑफ बॉलिंग इन द डेथ। एंड उसके चलते हुए वो मिडिल फेज तक अपने सारे ओवर्स खत्म कर लेता है, एंड ही वॉज क्वाइट इकोनॉमिकल एज वेल। विकेट नहीं मिला लेकिन ही डिड हिज जॉब, एंड दिस इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट, एंड यू मे बी गेट बेटर एफर्ट आउट ऑफ तुषार देशपांडे इन दिस वे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दीपक चहर का गेम ऑफ किया था उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक वो एक लो पॉइंट था दैट सीएसके विल लुक टू इम्प्रूव अपॉन इन द नेक्स्ट गेम। क्या शार्दुल ठाकुर को अभी ट्राई कर सकते हैं? दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। मूविंग टू द बैटिंग ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे, इस मैच में दिल्ली ने मुझे जितना इंप्रेस करा है शायद ही किसी टीम ने अभी तक मुझे इतना इंप्रेस करा है। और उसका स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क क्या है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक टीम से और वो कितना ओवर डिलीवर करके देते हैं। इन मैट्रिक्स पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जितना इंप्रेस मुझे डीसी ने करा है इस मैच में, शायद ही किसी और टीम ने अभी तक करा है। बिकॉज जिस तरीके की स्टार्ट इन्होंने दी है,
गायकवाड़ को पहले ओवर में खलील अहमद ने जो आउट करा, खलील अहमद ऑल्सो हैज़ अ नैक ऑफ गेटिंग विकेट्स इन द पावर प्ले, ये एक नैक बन रही है उसकी, हमने राजस्थान वाले मैच में भी देखा था गायकवाड़ को आउट करना। बट मोर इंटरेस्टिंगली जिस तरीके से उसने रचिन रविंद्र को सेटअप करा, हिम एंड ईशांत शर्मा, सारी बॉल बैक ऑफ लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप कट की बॉलें दे रहा है, रचिन रविंद्र से एक बॉल कनेक्ट नहीं हुई। रचिन रविंद्र का मैंने पहली बार इतनी हॉरिफिक इनिंग्स देखी है, ये इट वॉज एब्सोल्यूट टॉर्चर टू सी, मतलब अनकंफर्टेबल लगा था उसको देखते हुए बैटिंग करते हुए। 11-12 बॉलों में 2 रन बनाता है, अल्टीमेटली सेम बॉल पे कनेक्ट करता है लेकिन टॉपर्स लग के आउट हो जाता है, एंड इसी के चलते हुए 2 विकेट गिर जाते हैं पावर प्ले के अंदर। इनफैक्ट पहले जो 3.4 ओवर्स थे, 22 बॉल्स थी जो पहली, उसमें सिर्फ 9 रन थे चेन्नई के और 2 विकेट डाउन थे। वो तो बाद में फिर रहाणे ने जो है एक छक्का लगा दिया, 1-2 चौके लगा दिए, डैरेन मिचेल के 1-2 एजेस लग गए, गैप में निकल गए, तो फिर बाय द एंड ऑफ द पावर पे 32 रन बन चुके थे एंड 2 विकेट गिर गए थे। बट इन माई ओपिनियन काफ़ी हद तक गेम जो है ना वो डोमिनेट करना शुरू कर दिया था डीसी ने, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट पावर प्ले बाय डीसी बॉलर्स। ये बहुत ज़्यादा क्रेडिबल चीज़ है जो कि डीसी ने करके दी है फॉर श्योर। बट जो अगले के 4 ओवर होते हैं, 6 से 10 ओवर के बीच की बात करें, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सीएसके के 75 रन हो चुके थे, विकेट कोई लूज नहीं होता एंड 43 रन बन जाते हैं इस फेज में। 4 ओवर में 43 रन बन गए, थैंक्स टू मेजरली अजिंक्य रहाणे। 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से उसने अपनी इनिंग्स खत्म करी है। माई क्वेश्चन इज, वर वी ओवर एस्टिमेटिंग द फायर पावर ऑफ डैरेन मिचेल? बिकॉज सो फार ही हैज नॉट लुक्ड लाइक दैट प्लेयर हु कैन जस्ट बर्स्ट ऑफ इन द मिडिल ऑर्डर। उससे बेटर तो मुझे दुबे लगा है भाई देखने में। पावर हिटिंग एबिलिटीज ऑफ डैरेन मिचेल अभी तक थोड़ी क्वेश्चनेबल लग रही है आईपीएल में। लेट्स सी इफ ही प्रूव्स अस रॉन्ग, बट अभी तक थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि जो वो मोमेंटम थोड़ा किल कर दे रहा है ना मिडिल ऑर्डर में आके, वो डैरेन मिचेल ही है। फिर उसको रिगेन करने के लिए फिर दुबे वगैरह एफर्ट डालते हैं एक्स्ट्रा, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ऑफ लगी यहाँ पे देखने पे। बट जो 10 से 15 ओवर का फेज था, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं मुकेश के ऊपर, अ गाय हु हैज रिसीव्ड सम फ्लैग फ्रॉम मी एज वेल, फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो। उस इंसान ने सिंगल हैंडेडली गेम सील करा है। एक होता ना गेम मोमेंटम चेंज करना, अपने डायरेक्शन में लाना, वो पावर प्ले में हुआ था। सील ऑफ करना कि अब तो हम ही जीत रहे हैं, वो मुकेश ने करके दिया। 13th ओवर में आता है अपना पहला ओवर डालने के लिए इनिंग्स का, पहले ओवर में 2 विकेट निकाला था बैक टू बैक। वो क्या था भाई, रहाणे को आउट करता है, फिर रिजवी को आउट कर देता है तुरंत, एंड फिर हम देखते हैं कि वो ऑन हैट्रिक था, जडेजा समहाउ सर्वाइव्स। बट उसके बाद से ऑल ऑफ अ सडन जहां पे आप 2-3 विकेट्स डाउन थे, एकदम से आप 5 विकेट डाउन हो गए हो, एंड आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है बिकॉज दुबे एंड जडेजा खेल रहे हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट जडेजा को तो गेम टाइम मिला ही नहीं है बैट के साथ इतना ज़्यादा, दुबे ने तो फिर भी बैटिंग करके दिखाई है। एंड इसी के चलते हुए दुबे इन द 16th ओवर गेट्स आउट, और फिर आखिरी के 4 ओवर में 72 रन रह गए थे। जहां इन लोगों ने इतना अच्छा फिनिश करा था सीएसके ने, बाय द 10th ओवर मोमेंटम एकदम दोबारा इनके पास आ गया था। मुकेश ने सिंगल हैंडेडली 3 विकेट निकाले और मोमेंटम पूरा चेंज कर दिया, गेम सील ऑफ कर दिया। आखिरी के 4 ओवर में 72 रन चाहिए, 6 विकेट गिर चुके हैं आपके। धोनी भाई साहब आते हैं, धोनी काइंड ऑफ इन माय ओपिनियन, अब मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलने वाला हूँ। धोनी ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था बस, वरना तो बहुत अच्छी बैटिंग करी है, बट उसने 2 बहुत ही वियर्ड चीज़ें क्रिएट करके दी हैं। ठीक है, एक चीज़ जो बहुत ही वियर्ड थी वो थी जडेजा लुक्ड वेरी बैड इन फ्रंट ऑफ हिम भाई। 17-18 बॉलों पे से 21 रन थे इन अ चेस जो कि 190 प्लस की है। आई थिंक नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज सब धोनी के एनिग्मा में पागल हो गए कि यार इतने अच्छे रन मार दिए, तो जडेजा से लाइमलाइट हट गई है। बट जडेजा की इनिंग्स इन आइसोलेशन डज नॉट लुक गुड। सेकेंड पॉइंट जिसके बारे में भी आऊँगा, धोनी का जो क्या एक जो वीक पॉइंट था वो ये था, जो सेकेंड लास्ट ओवर था जब खलील अहमद बॉलिंग कर रहा था, नहीं आई थिंक मुकेश ही बॉलिंग कर रहा था शायद, 3 लगातार डॉट बॉल्स खेली थी धोनी ने, और फिर वो हो गया था कि अब हर बॉल पे छक्का मारोगे तो भी नहीं जीत पाओगे गेम। आई थिंक वो 3 डॉट बॉल खेलना, वो गेम किल ऑफ हो गया वहाँ पे। एंड धोनी का अगर आप एक वीक पॉइंट निकालोगे तो आई थिंक वो निकाल सकते हो। कई लोग कहेंगे भाई एट द एंड ऑफ द डे स्ट्राइक रेट तो इतनी अच्छी थी, छक्के चौके मारे, कितना ही कर लेगा, आई गेट दैट, बट स्टिल अगर आपने 3 बॉल डॉट लगातार करी है, उस सिचुएशन में कोई और बंदा होता तो कितनी गालियाँ पड़ती सोचो। रिगार्डलेस धोनी एंड्स रियली वेल। आई थिंक 37 को चंद उसने अल्टीमेटली मारे, कुछ बहुत कम बॉलों पे, 12-13 बॉलों पे कुछ पे। लास्ट ओवर में नोरके को तो 20-25 रन मार दिए भाई, पिटाई कर दी पूरी अच्छे से। तो धोनी डेफिनेटली लुक्ड इन विंटेज फॉर्म। जिस तरीके की उसने क्लीन पावर हिटिंग करके दी है, इट लुक्ड रियली गुड। बट द सेकेंड पॉइंट आई वाज कमिंग टू,
विच इज़ द काइंड ऑफ क्राउड रिएक्शन दैट वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द गेम. मैं बहुत वियर्ड फील कर रहा था. पहली बात तो दिस इज सपोज टू बी अ होम गेम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है. तो अगर आप चेन्नई के जीतने पे खुश होते तो मतलब आप चेन्नई फैन हो, समझ में आता है. अगर दिल्ली जीती तो आपको खुश होना चाहिए, पर आप उस चीज़ के लिए खुश नहीं हो तो यू आर क्लियरली नॉट अ दिल्ली फैन. तो मतलब आप चेन्नई फैन हो गए फिर, अगर दिल्ली फैन नहीं हो तो. पर चेन्नई तो हार गई मैच, तो आप खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि जब मैच खत्म हुआ तो सब खुशी में चिल्ला रहे थे. इट वॉज नॉट फॉर अ दिल्ली विन, इट वॉज बिकॉज धोनी ने लास्ट ओवर में 15-20 रन मार दिए भाई. तो अगर मैं जेन्युइनली कुछ सेग्रीगेशन करूँ क्राउड का, तो इट फेल्ट लाइक ना ही दिल्ली के फैन है ना ही चेन्नई के फैन है, ये धोनी के फैंस आ रखे हैं मैच देखने के लिए. वो सिचुएशन इतनी वियर्ड थी. धोनी ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था एंड गेम हार गए. अल्टीमेटली गेम हार गए, कंफर्टेबली हारे. बट क्राउड बड़ा खुश हो रही है. वो क्राउड सबको पैन आउट कर रहा है, तो क्राउड चिल्ला रही है, यस 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 कर रही है, धोनी धोनी कर रही है. भाई तुम्हारी टीम हारी है अभी इफ एट ऑल यूर CSK फैंस, बट तुम खुश क्यों क्योंकि धोनी ने रन मारे. तो दिस इज वेयर द प्लेयर बिकम्स बिगर देन द फ्रैंचाइज. एंड ऑल्दो इट इज नाइस टू सी फॉर एवरेज क्रिकेट फैंस, बट इफ यूर अ ट्रू क्रिकेट फैन इट इज नॉट अ गुड साइड, पर्सनली स्पीकिंग. But nonetheless, Dhoni gave us very good signs in the matches going forward. His good form only adds more depth to the batting of CSK. And quite frankly, मुझे लगता है CSK has no excuse to lose this game. उनको ये गेम जीतना चाहिए था with the depth that they have. चाहे 190 रन बने हो, पिच बहुत अच्छी थी. तो क्रेडिट टू दिल्ली कि उन्होंने इतनी डीप बैटिंग ऑर्डर को भी कंटेन करा और इतनी अच्छी डेथ बॉलिंग करके दिखाई. आई थिंक दिल्ली के लिए बहुत पॉजिटिव्स इस मैच से. बहुत इंप्रेसिव थी ये परफॉर्मेंस. वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम दिल्ली इन रीसेंट टाइम्स. बहुत मजा आया देखकर. एंड सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रीव्यू फॉर KKR वर्सेस दिल्ली. ये मैच फिर से इसी वाले ग्राउंड पे होने वाला है, विशाखापट्टनम पे. अब यहाँ पे हम लोग 5 सेगमेंट्स की बात करेंगे लाइक ऑलवेज. पिच एंड प्लेइंग कंडीशंस हो जाती हैं हमारे पहला सेगमेंट. उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड आता है. फिर हम लोग प्लेइंग 11s क्रिएट करेंगे. चौथे सेगमेंट में हम लोग की बैटल्स को डिस्कस करेंगे. अच्छा, की मैचअप्स और की बैटल्स में फ़र्क है. की बैटल्स इन द सेंस कि ये कौन से ऐसे प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल्स होंगे जो कि गेम को डिफाइन कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा. एंड लास्टली प्रेडिक्शंस करेंगे थोड़ी, ठीक है. मूविंग ऑन विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ द टॉस, द पिच, द कंडीशंस. देखो, इस ग्राउंड पे विशाखापट्टनम में IPL के अगर हम लोग मैचेस की बात करें इंक्लूडिंग द CSK वर्सेस DC गेम, तो 14 मैचेस हो चुके हैं. 50% मैचेस वो जीते जो कि पहले बैटिंग करी है, 50% वो लोग जीते जिन्होंने चेस करा है. तो बहुत 50-50 है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो टीम टॉस जीतती है वो भी 50% ऑफ द मैचेस जीती है, और जो टीम टॉस हारती है वो भी 50% ऑफ द मैच जीती है. तो टॉस का भी कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे चिन्नास्वामी में होता है कि आप टॉस जीत गए तो आप मैच भी जीत गए. तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग इस पिच पे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा फर्म कोई एक पैटर्न नहीं है कि आप टॉस जीत गए तो आप ये चीज़ कर लो तो आप जीत जाओगे मैच. टॉस जीत के भी आप गेम हार सकते हो, टॉस हार के भी आप गेम जीत सकते हो. पहले बैटिंग करके भी आप गेम हार सकते हो, पहले बैटिंग करके आप गेम जीत भी सकते हो. कोई फर्म पैटर्न नहीं है यहाँ पे, ठीक है. बट इन सेइंग दैट, हमें जो रिसेंट साइंस देखने को मिले हैं इस पिच पे, चाहे वो इंडिया के मैचेस की हमने बात करी हो जो पिछले साल हुए हैं इस ग्राउंड पे, चाहे वो अभी DC वर्सेस CSK हुआ हो, दिस लुक्स लाइक अ बेल्टर. एक अच्छी बैटिंग विकेट लगती है मुझे देखने में, प्लस ड्यू फैक्टर आएगा. इन माई ओपिनियन अगर टॉस जीतोगे तो चेस करना चाहिए. ऑलवेज द सेफर रूट, ऑलवेज द सेफर रूट. तो पिच, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी हाई स्कोरिंग वन वंस अगेन. सिर्फ एक ही मैच हुआ तो पिच फ्रेश भी रहेगी, ड्यू फैक्टर आएगा, तो हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे. ये बात हो गई पिच और कंडीशंस की. लेट्स मूव ऑन टू द हेड टू हेड. दिल्ली और KKR की जो राइवलरी है, इन माय ओपिनियन 2012-13 तक मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट राइवलरीज होती थी. फिर RCB एंड KKR ने थोड़ा, मुझे लगता है कि ओवरकम कर लिया था उसको. ऑल्दो इन रिसेंट डेज वही बहुत वन साइडेड हो गई है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस राइवलरी इज मच मोर इंटेंस ऑन पेपर दैन RCB वर्सेस KKR, क्योंकि यहाँ पे KKR 16 बार मैचेस जीती है, दिल्ली 15 मैचेस जीती है एंड एक नो रिजल्ट था. तो बहुत नेक टू नेक चलता हुआ आ रहा है. बट यहाँ पे कैच क्या है, अगर हम लोग आखिरी के 3 मैचेस की बात करें तो वो लगातार दिल्ली जीती है. अगर हम लोग लास्ट 11 मैचेस की बात करें बिटवीन दीज टू टीम्स, तो उसमें से 8 बार दिल्ली जीती है. तो ऑल्दो ओवरऑल KKR के पास ज़्यादा विक्ट्रीज हैं, बट रीसेंट बेसिस पे हम देखें तो दिल्ली ने तो डोमिनेट कर रखा KKR को यार. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा. और ये जो पिछले 11 मैचेस है ना, उसमें से जो सबसे पहला मैच था वो दिल्ली डेयरडेविल्स के टाइम का है, उतना पुराना है. तब से दिल्ली डोमिनेट करते हुए आ रही है.
बिफोर बिकमिंग दिल्ली कैपिटल्स। ये इट इज़ नॉट अ गुड साइन एज अ KKR फैन आई वुड से कि एक टीम हमें इतना डोमिनेट करते हुआ रही है रिसेंट टाइम्स में। मेक्स यू वंडर कि हम लोग पहले कितना डोमिनेट करा करते होंगे इनको। बट अगर हम लोग एक और इंटरेस्टिंग स्टैट की बात करें, KKR जब भी KKR और दिल्ली का मैच होता है आपस में, KKR हैज़ मोर विक्ट्रीज वाइल बैटिंग फर्स्ट एंड दिल्ली हैज़ मोर विक्ट्रीज वाइल चेजिंग। तो ऑल्दो टॉस में तो मैंने ये कहा है कि आप चेस करोगे तो बेटर रहेगा, शायद KKR इस स्टैट को देख के टेम्प्ट हो कि हम पहले बैटिंग कर लें। आई वुड स्टिल स्टिक टू सेइंग कि भाई चेज ही करो, इट इज़ अ सेफर राउट। गायकवाड ने भी अल्टीमेटली यही कहा था एंड करना भी चाहिए था। वो तो ऋषभ पंत ने ही टुक द गट्सी कॉल, बैटिंग करी पहले एंड इट समहाउ पेड ऑफ। बट आई वुड स्टिल स्टिक टू चेजिंग फर्स्ट। अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बात करें यहाँ पे, ठीक है, लेट्स मूव टू द मेन मीट। एज फार एज KKR इज कंसर्न, 2-3 गट्सी कॉल्स मैं बताऊंगा, बट इन माई ओपिनियन मुझे लगता है सेम लाइनअप ही खिलाई जाएगी जो कि RCB के अगेंस्ट थी, स्पेशली इफ नीतीश राणा स्टिल नॉट फिट। अगर नीतीश राणा फिट होते हैं, ही शुड बी इन द प्लेइंग 11 एंड वो आएंगे भी, एंड देन वी विल सी द सेम लाइनअप एज द फर्स्ट गेम जो कि SRH के साथ हुई थी, जहाँ पे अनुकूल रॉय फिर नहीं होंगे इन माई ओपिनियन। बट अगर नीतीश राणा फिट नहीं है तो जो RCB के अगेंस्ट लाइनअप थी एग्जैक्टली वही होनी चाहिए। एक चेंज होगा मेरे हिसाब से, जो कि आई वुड लाइक टू सी मनीष पांडे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इन प्लेस ऑफ अंकुश। आई नो नया बंदा है, उसको खेलने को भी नहीं मिला तो क्यों हटा रहे हो, बट मनीष पांडे एक्सपीरियंस्ड गाय है, हैज़ बीन इन द दिल्ली सर्किट, हैज़ बीन इन द दिल्ली कैंप, अपना ड्रेसिंग रूम जो है दिल्ली कैपिटल्स का उसमें रह के आया हुआ है लास्ट सीजन। Maybe he could exploit the bowlers better. Maybe he knows a thing or two about them. I would be tempted to have Manish Pandey as a floating batsman, as an impact player in the lineup. मैं तो उसके साथ जाने वाला हूँ particularly इस गेम के अंदर। एक गट्सी कॉल जरूर बताऊंगा। देखो पहली बात तो जो लाइनअप मैंने बताई है, ठीक है, इसमें आप नोटिस करें तो 11 में से ऑलमोस्ट 10 या फिर इनफैक्ट 11 के 11 लोग बैटिंग कर सकते हैं, विच मीन्स नारायण, फिल सॉल्ट, 1 डाउन पे वेंकटेश अय्यर, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे मनीष पांडे आ सकते हैं, नंबर 6 पे अपने क्या नाम था उनका, रमनदीप सिंह आ सकते हैं, नंबर 7 पे रिंकू थे, नंबर 8 पे रसल थे, नंबर 9 पे अनुकूल रॉय हैं, नंबर 10 पे मिचेल स्टार्क है और नंबर 11 पे हर्षित राणा है। ऑलमोस्ट 11 के 11 लोग बैटिंग कर सकते हैं। इस डेप्थ के साथ आप क्यों नहीं चाहोगे कि मैं चेस करूं? इतनी ज़्यादा आपके पास डेप्थ पड़ी हुई है, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। प्लस 8 बॉलर्स भी हैं हमारे पास, श्रेयस अय्यर, रिंकू और सॉल्ट को छोड़ के सब बॉलिंग कर लेंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एंड मनीष पांडे तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही होंगे, तो वो तो बॉलिंग वैसे भी नहीं करेंगे। 8 बॉलिंग ऑप्शन हमारे प्लेइंग 11 में ऑलरेडी हैं, तो डेप्थ बैटिंग बॉलिंग में बहुत ज़्यादा है KKR के पास। यहाँ पे गट्सी कॉल क्या होगी? टू प्ले अ पेसर इन प्लेस ऑफ वरुण चक्रवर्ती, एंड आई डोंट थिंक KKR करने वाली है वंस अगेन। बट अगर हम लोग लास्ट मैच देखें दिल्ली और चेन्नई का, यहाँ पर सिर्फ एक स्पिनर था दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल, सिर्फ एक स्पिनर था चेन्नई की तरफ से जडेजा, एंड जडेजा की तो बहुत पिटाई हुई है। अक्षर पटेल ने तो फिर भी अच्छी बॉलिंग करी है। चेन्नई डिड नॉट इवन बॉदर टू यूज रचिन रविंद्र। तो अगर स्पिनर्स का इतना कम रोल है इस पिच पे, प्लस इट इज सच अ गुड बैटिंग विकेट, तो ऑफकोर्स स्पिनर्स का पिटाई तो होगी होगी। वुड यू रियली वॉन्ट टू प्ले 3 स्पिनर्स? एक गट्सी कॉल जरूर ये होगी कि वरुण चक्रवर्ती को बैठाया जाए एंड एक इंडियन पेसर को, जैसे कि चेतन सकारिया, जैसे कि वैभव, इनमें से किसी को चांस दिया जाए। आई डोंट थिंक ऐसा होगा बिकॉज KKR लाइक्स टू बैक देयर स्पिनर्स, बट इट कुड बी अ लॉजिकल मूव कंसिडरिंग कि पिच कैसी है। नॉनदलेस अगर हम DC की बात करें, मैं यहाँ पे थोड़े चेंजेस देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिस लेवल ऑफ डेप्थ KKR लेके आएगी जो बैटिंग और बॉलिंग में, कितना भी बड़ा टारगेट हो, KKR वुड फैंसी टू चेज इट डाउन बिकॉज दे हैव टू मेनी बैट्समैन इन द लाइनअप। ऑन द अदर हैंड DC की जो लाइनअप थी अगेंस्ट चेन्नई, सिर्फ 7 बैट्समैन थे इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर। तो क्या आप नहीं चाहोगे कि आपकी बैटिंग डेप्थ थोड़ी ज़्यादा हो ताकि आप एक बड़ा टारगेट पोस्ट कर पाओ? बिकॉज इस बार तो देखो सब चल गए, पंत भी चल गया, पृथ्वी शॉ भी चल गया, डेविड वार्नर भी चल गया, सभी चल गए ऑलमोस्ट मेन बैट्समैन। तो आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ा, आपका टारगेट अपने आप ही लंबा खिंच गया। बट अगर इनमें से 1-2 बंदे नहीं चले और जब वो प्रेशर आएगा दोबारा आपके ऊपर, तब आपको वो बैटिंग ऑर्डर में कमी होने का वो दुख होगा कि हमारे पास अगर शायद डेप्थ होती तो हम एक बेटर टारगेट क्रिएट कर पाते। फॉर दैट पर्पसेस जो मैं लाइनअप बनाने वाला हूँ, आई थिंक पृथ्वी शॉ, वार्नर एंड मिचेल मार्श हमारे टॉप 3 प्लेयर्स होंगे। नंबर 4 पे पंत आएंगे, नंबर 5 पे स्टब्स आएंगे, ये 5 तो हमारे सेम प्लेयर्स होने वाले हैं। नंबर 6 पे अक्षर पटेल, फिर नंबर 7 पे पोरेल। बैटिंग मोर और लेस सेम है। नंबर 8 पे मैं ललित को लेके आना चाहता हूँ, ललित यादव को, जो कि ना ही एक स्पिनिंग ऑप्शन भी देते हैं बट बैटिंग में डेप्थ भी क्रिएट करके देते हैं। तो 2
फैक्टर्स वो लेके आ रहे हैं. सिर्फ अक्षर पटेल पे रिलायंस नहीं रहेगी. अगर वो नहीं चले तो एक और स्पिनर ऑप्शन की भी एक और स्पिनर का ऑप्शन भी है हमारे पास. प्लस अगर हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो फेल कर जाता है तो नंबर 8 तक हमारे पास बैटिंग भी है विद ललित यादव. फिर इम्पैक्ट प्लेयर पे हम लोग ईशांत शर्मा को लेके आ सकते हैं. जो अभी ये लोग एक प्लेयर लेके आए थे रसिक धर करके पिछले मैचेस के अगेंस्ट. आई डोंट नो क्यों लेके आए थे उसको. मुझे कोई फ़ायदा लगा नहीं उसका. इनफैक्ट 2 ओवर में उसने पता नहीं 25-30 रन खा लिए थे. कोई फ़ायदा लगा नहीं. तो सच्चा ईशांत शर्मा को लेके आओ एज एन इम्पैक्ट प्लेयर एंड ललित को रखो इन द लाइनअप बिकॉज ही कैन बैट एंड बोल एज वेल. वो बेटर एक बैलेंस देगा टू प्रिपेयर DC मच बेटर टू फेस KKR इन माई ओपिनियन. दैट इज़ हाउ आई फील. एक और इसमें जो फ़ायदा ये है कि 8 बैट्समैन हो जाएंगे, 7 बॉलिंग ऑप्शंस भी होंगे इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर. तो यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस इन बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग एंड कैन रिलाई ऑन मल्टीपल प्लेयर्स. सिर्फ 2-3 प्लेयर्स की प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर हम लोग की बैटल्स की बात करें, 4 की बैटल्स का मैं नाम लूँगा यहाँ पे. सबसे पहला द ऑब्वियस वन, डेविड वार्नर वर्सेस मिचेल स्टार्क. कई लोग कहेंगे यहाँ पे कि यार पृथ्वी शॉ के लिए भी एक की बैटल हो सकता है. हर्षित राणा कुड बी टारगेटिंग दैट गाय. इन माई ओपिनियन कई लोग नारायण वर्सेस वार्नर भी कहेंगे. दैट इज ऑल्सो गुड की बैटल बाय द वे. वाई आई हैव पिक्ड स्टार्क वर्सेस वार्नर इज दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं एंड स्टार्क इज इन अ वेरी बैड फॉर्म राइट नाउ. वार्नर इज पिकिंग अप पेस. अनदर गुड टाइम टू टेस्ट स्टार्क against great batsmen and see if he has the mantle to stick by it till the playoffs. ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है, मोर सो फॉर मिचेल स्टार्क दैन फॉर वार्नर. तो ये कौन यहाँ पे निकल के आएगा अल्टीमेटली, वो पावर प्ले का रिदम भी बहुत लार्ज एक्सटेंट तक डिसाइड करने वाला है. सो दिस कुड बी क्रूशल इन द फर्स्ट 6 overs स्पेशली. द नेक्स्ट की बैटल दैट आई थिंक वुड डिफाइन द गेम, ये होने वाला है सुनील नारायण द बैट्समैन वर्सेस या तो नोरके या तो खलील, जो भी पहले बॉलिंग करेगा. बिकॉज आई थिंक खलील यूजुअली विल बी द गाय हु विल बी बॉलिंग द फर्स्ट ओवर. बट मैं टेम्प्ट हो सकता हूँ अगर मैं दिल्ली के कैंप में हूँ कि मैं नोरके से भी स्टार्टिंग करूँ बॉलिंग की इंस्टेड ऑफ ईशांत शर्मा. क्योंकि नारायण को आउट करने का जो ईजिएस्ट तरीका वो यही है कि उसको पिच इट शॉट नियर हिज ईयर्स, नियर हिज रिब केज, उस लेंथ पे डालो, लाइन पे डालो, वो टॉपर्स ला के देगा पुल शॉट पे. बिकॉज ही डज नॉट लाइक दैट एरिया. बहुत अनकम्फर्टेबल फील करता है वहाँ पे वो. द थ्रेट ऑफ गेटिंग हिट वो सबसे ज़्यादा इसी लाइन पे होता है, रिब केज ईयर्स वाली लाइन पे होता है. तो नॉर्किया विद द पेस ही हैज़, अगर वो बॉल डालता है, बहुत हाई चांस है कि नारायण डर के एक पुल शॉट मारने जाएगा, मिस टाइम करके आउट हो जाएगा. क्या नारायण खलील अहमद के अगेंस्ट ये चीज़ पुल ऑफ कर सकता है? खलील अहमद नॉट बीइंग एज फास्ट, ऑल्सो बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, उसका एंगल वो नहीं होगा अनलेस ही बोल्स राउंड द विकेट. तो उसको अलग तरीके से आउट करने के लिए देखना पड़ेगा नारायण को. एंड अगर नारायण 4-5 ओवर भी टिक गया तो वो गेम KKR के हाथों में देके चला जाएगा. सो आई वुड बी टेम्प्टेड टू हैव नोरकिया अलॉन्ग साइड खलील, चाहे वो पहला ओवर डाले चाहे दूसरा ओवर डाले. ईशांत शर्मा को मैं वन चेंज ला के देख सकता हूँ यहाँ पे. बट आई डोंट नो इफ दिस वुड हैपन और नॉट. नेक्स्ट की बैटल वुड बी श्रेयस अय्यर वर्सेस नोरकिया. क्लियरली ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है, सबको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है. नोरकिया बॉलिंग इट फास्ट एंड शॉर्ट टू श्रेयस अय्यर इन द मिडिल ऑर्डर. इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि श्रेयस अय्यर किस तरीके से टैकल करता है. ऑन अ ग्रेट बैटिंग विकेट ही हैज़ नो एक्सक्यूज टू नॉट परफॉर्म. बट नोरकिया की पेस विल बी एडेड बाय द एक्स्ट्रा ग्रास ऑन द पिच, जो कि हमने CSK वर्सेस DC वाले मैच में देखा था कि थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रास है यहाँ पे. तो क्या वो नहीं यूज़ करेगा शॉर्ट बॉल रूल को जब 2 बाउंसेस अलाउ हो गई हैं? डेफिनेटली करेगा अगेंस्ट श्रेयस अय्यर. एंड शायद इसी मैचअप के चलते हुए ऋषभ पंत टेम्प्ट हो कि वो नारायण के सामने ना बॉलिंग करें नोरकिया को, उसके और बचा के रखें मिडिल ओवर्स में जब श्रेयस अय्यर बैटिंग करने के लिए आएगा. तो शायद ऐसा हो सकता है. तो नोरकिया इज गोइंग टू फेस एटलीस्ट वन ऑफ श्रेयस अय्यर एंड नारायण फॉर श्योर. एंड किसके अगेंस्ट निकल के आता है मजा आएगा देख के. लास्टली ऋषभ पंत वर्सेस सुनील नारायण. ये की बैटल में क्यों कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ऋषभ पंत विल मोस्ट लाइकली कम इन एज अ नंबर 4 प्लेयर अनलेस डेविड वार्नर जल्दी आउट हो जाता है एंड पावर प्ले में ही आ जाए, विच मीन्स ही इज अश्योर्ड टू प्ले सुनील नारायण. ये चांस ही नहीं है कि एक ऐसा फेज है जहाँ पे ऋषभ पंत आया और आउट भी हो गया और सुनील नारायण बॉलिंग ना कर रहा हो, अनलेस पहले ओवर में 2-3 विकेट गिर जाए तो. एंड ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है, फिर तो मिचेल स्टार्क का कमाल है वो. तो आई थिंक सुनील नारायण को मिडिल फेज में वो कैसे टैकल करता है ऑन अ गुड बैटिंग सर्फेस. वी हैव सीन ऋषभ पंत टेकिंग टाइम व्हेन ही कम्स इनटू बैट अर्ली ऑन.
उसके बाद वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है. बट क्या वो नारायण के अगेंस्ट अफोर्ड कर सकता है वो टाइम लेना? बिकॉज इफ नारायण इज अलाउड टू सेटल इन टू द गेम, फिर वो जल्दी से अपने 4 ओवर निकाल देगा एंड यू विल नॉट नो विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. अभी 10 ओवर थे, अभी 15 ओवर हो गए एंड सिर्फ 20-25 रन आ रखे हैं. तो मिडिल ओवर्स को डोमिनेट करने के लिए आई थिंक ये की बैटल कुड बी द मैच डिफाइनिंग मोमेंट. जो इस की बैटल को डोमिनेट कर गया वो मिडिल फेज ऑफ द गेम उसको भी डोमिनेट कर जाएगा. मूविंग ऑन टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस. मैं ये जो कहूँगा कि दिल्ली के लिए बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस वाली बात होगी कि यार आप CSK को हरा के आ रहे हो अभी इस ग्राउंड पे विच इज़ नॉट इवन सपोज टू बी अ होम ग्राउंड. ऑल्दो आई वुड बिलीव कि CSK वाले मैच में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा धोनी फैक्टर, क्राउड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इन फेवर ऑफ CSK थी. यहाँ पे इस वाले मैच के लिए शायद हमें जेन्युइनली दिल्ली सपोर्ट देखने को मिल सकता है. जस्ट द शेयर फैक्ट कि आपने CSK विच इज़ क्वाइट फ्रैंकली द बेस्ट टीम इन दी IPL राइट नाउ, उसको आपने हराया है, तो आप KKR को भी हरा सकते हो. ये कॉन्फिडेंस लेके जाएगी दिल्ली, वो भी जब तब आपने टॉस जीत के बैटिंग करी है पहले. तो कॉन्फिडेंस वाइज तो दे वुड बी ऑन एन ऑल टाइम हाई. प्लस जो आजकल रिकॉर्ड चल रहा है कि भाई जो टीम घर पे खेल रही है वो जीत रही है, दैट इज ऑल्सो अनदर सबकॉन्शियस फैक्टर जो आपको बेनिफिट देगी. बट इफ देयर इज वन टीम जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है वो KKR है. एंड KKR ऑन पेपर इज वे सुपीरियर दैन दिल्ली in terms of the quality and the depth of the batting department and the bowling department. Fielding में दिल्ली is better, but batting bowling में जो depth और जो quality है वो कोई match है नहीं quite frankly. तो I think just on sheer paper KKR has to win this, but जो recent record रहा है जो मैंने अभी बताया था head to head, जो अभी CSK को हरा के जो confidence लिया होगा इन लोगों ने, पृथ्वी शॉ वगैरह का इंक्लूजन हो चुका है, ये 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं ना जो कि DC को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे. आई एम पर्सनली स्टिल बैकिंग KKR में भी कि शायद वो जीत जाएंगे इस गेम को, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज इवन अ बिट अगर DC इस गेम को निकाल लेती है तो. Nonetheless, I don't think this would be a one-sided game. I think this is going to get close. Backing KKR to win this, but let's see what happens. On that note, I think we should end today's podcast. Hope you all liked it. काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारे मैचेस हमने कवर करे. If you enjoyed it, make sure to like the video. सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, बाकी चैनल्स को भी, जो हमारे 2 चैनल्स हैं डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिए. और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको भी देखिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी.